समय पे पधारे। इससे हम लोगों का एक रिकॉर्ड वापस मेंटेन है। 10:15 बजे हम लोग प्रोग्राम चालू कर देते हैं, तो अपने सबके लिए एक बार तालियां बजाएं। कोई भी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित से होती है। मैं विनय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, विनय भाई आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर बंकिम देसाई, उनके साथ डॉक्टर मधुलाबेन देसाई, हमारे सेमिनार के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे साहब, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हरिजी कानोडिया, श्री श्याम भाई गुप्ता, श्री कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, गिरधर गोपाल जी मुंदड़ा, गजानन जी मालपानी, गौरी शंकर जी कोठारी, कृपया दीप प्रज्वलित करवा के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाओ। एक मिनट सर। के साथ एक पे एक फ्री का ऑफर है, इसमें जरूर 5 मिनट के लिए, काफी सीनियर मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपका भी प्रेजेंटेशन 5 मिनट दीजिएगा। हरी भाई कानोडिया और श्याम भाई गुप्ता से निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब का बुक से सम्मानित करके, हमारे विनय भाई बहुत सिलेक्ट करके बुक्स ला रहा, और विनय जी अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का एक मोमेंट को देखे डॉक्टर साहब का सम्मान करें। मैं अनिरुद्ध आपने के लिए जोरदार तालियां। श्रीकांत, विनय भाई एवं इनकी टोली के जितने भी सदस्य हैं, उनका पैशन ही है जो आज यहाँ तक इस जो मूवमेंट को यहाँ तक लेके आया है। हम लोग तो अकेले ही चले थे, कारवा पड़ता गया, लोग जुड़ते गए। तो जो इस पब्लिक अवेयरनेस, मेडिकल अवेयरनेस सेमिनार की जो हमारा उद्देश्य था, वो ये था कि लोग जो है वो हेल्दी पीपल, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स की होती हैं, उनके बारे में एक बेसिक जानकारी हासिल करें। और इस जानकारी हासिल करने का जो फायदा होगा वो ये होगा कि कोई भी बीमारी का शुरुआती लक्षण जो होगा, वो अगर आपने ये सेमिनार अटेंड किए तो आपको शुरुआती लक्षण, आप उस लक्षणों को पहचान लेंगे, और जैसे ही आप उस लक्षण को पहचानेंगे तो आप तुरंत मेडिकल जो है, यू विल सीक मेडिकल एड फास्टर। तो जो बीमारी है वो शुरुआती लक्षणों से अगर पकड़ में आ जाए तो उस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ही सरल हो जाता है। अगर बीमारी बहुत आगे बढ़ जाए तो आप कितने ही अच्छे से अच्छे अस्पताल या कितने ही अच्छे से अच्छे सीनियर से सीनियर डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे अगर वो बीमारी निकल गई तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी भी बहुत धीमी और कई बार पार्शियल होती है, पूरी रिकवरी नहीं होती। जैसे इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर कहीं आग लगी है और चिंगारी आपने देख ली और उस चिंगारी में उस आग देख के उसको बुझा दिया तो आग नहीं लगती, पूरा मकान बच जाता है। तो वही बीमारी की जो चिंगारी जब आपके शरीर में बीमारी के लक्षणों के रूप में आपको दिखे और उस आप लक्षण या चिंगारी को उसी क्षण, उसी लेवल पे आप पहचान लो और तुरंत आपके डॉक्टर को अप्रोच करें, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और वहीं कंट्रोल हो जाएगी। सो इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य यही था कि जो कॉमन हेल्दी नॉन मेडिकल पर्सनल हैं, हमारे समाज के सदस्य हैं, वो अपनी बीमारियों को तुरंत समझें और खुद को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, और समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ है। तो इस भावना के साथ में
हमने ये मेडिकल सेमिनार की शुरुआत करी थी और श्रीकांत भाई, विनय भाई, अतुल भाई और उनकी पूरी जो टीम है वो पैशनेटली लगी हुई है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ। थैंक यू। मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर बंकिम देसाई साहब का परिचय दें। हमारा नेक्स्ट सेमिनार की डेट नोट है 13 अक्टूबर, 29वां मेडिकल सेमिनार 13 अक्टूबर को रहेगा। अगेन सेम टाइम, सेम वेन्यू, सेम जगह, सिर्फ डॉक्टर का नाम चेंज हो जाएगा। तो आप सबका निवेदन है कि जो लोग नहीं हैं वो डेट नोट कर लें, और जो परिवार के सदस्य नहीं आ पाए, फ्रेंड्स नहीं आ पाए, उनको अगली डेट जरूर नोट करा देना। हमारे पिछले सभी सेमिनार की डीवीडी नीचे उपलब्ध रहती है। जो भाइयों बहनों को जब भी ज़रूरत हो, पीछे से भी मिलती हैं। सुदर्शन टेक्सटाइल मिल में पंकज जी तापड़िया इंचार्ज हैं, उसका ही हमने एक शुल्क रखा हुआ न्यूनतम 100 रुपये, जिसमें जिसको जरूरत है वो ले जाए। अदरवाइज ये पूरा सेमिनार पूर्ण तरह निःशुल्क रहता है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल अभी भी किसी भी रूप में कोई भी तरह की कोई डिमांड नहीं की जाएगी। भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित 28वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं हरिजी कामोडिया और गिरीश मित्तल जी और पूरी अग्रवाल विकास ट्रस्ट की सपोर्ट टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके कारण हम ये सेमिनार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीवन आदर्श से जुड़े मेरे कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल भांगड़ और हमारी पूरी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके आज के जो स्पीकर है डॉक्टर बंकिम देसाई जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत डिफरेंट है आज का सब्जेक्ट। यूजुअली अपने जब चालू किए थे तो न्यूरोलॉजी या गैस्ट्रेंटरोलॉजी या कार्डियोलॉजी, ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। बहुत लोगों के फोन आए मेरे पास, बड़ा मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, रिमेटोलॉजी है क्या? बोला मुझे भी जानकारी सेमिनार में ही पता चलेगी, आप आओ तो आपको पता चल जाएगा। रिमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सॉफ्ट टिश्यू, ऑटो इम्यून डिजीज, वैस्कुलाइटाइटिस और अन्य ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है। इनसे जुड़ी बीमारियां रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, गाउट और ऐसी अन्य बीमारियां हैं जो आप जिसकी जानकारी आज आपको डॉक्टर देंगे। आम आदमी और सरल रूप में रूमेटोलॉजी को मेडिकल इम्यूनोलॉजी की पढ़ाई बता सकते हैं। बहुत बार हम रूमेटोलॉजी से जुड़ी बीमारी में उसको समझ नहीं पाते हैं, और मैं देखता हूं कि बहुत लोग काफी समय तक ऑर्थोपेडिक या और कोई दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं। आपको बहुत ऐसी जानकारी मिलेगी आज की इस ब्रांच से जुड़ी कौन सी बीमारी है, क्या सिम्टम्स है और क्या, जिसका लाभ आपको काफी मिलेगा। संक्षिप्त में मैं आपको डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर बंकिम नानूभाई देसाई का जन्म 22 सितंबर 1951 में हुआ। आप MD मेडिसिन है, रूमेटोलॉजी और फिजिशियन भी है और उसमें स्पेशलाइज करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पढ़े हैं। इनकी 38 साल की प्रैक्टिस है और ये सूरत के पहले रूमेटोलॉजिस्ट हैं। आप रूमेटोलॉजी एसोसिएशन गुजरात के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का 2012 में चेयर कॉन्फ्रेंस ली हुई है। आप एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के एक्स प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात हैं। आप साइंटिफिक कमिटी चेयरमैन फॉर फिजिशियन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं। एडवाइजर्स टू फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ सूरत रह चुके हैं लास्ट 25 साल तक। आप सूरत में रूमेटोलॉजी लाए 1991 में। आपने रूमेटोलॉजी सीखी एक बहुत सीनियर और बड़े इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर VR जोशी से, और लंदन में भी आपने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। आपको ट्रैवल करना, गार्डनिंग और नेचुरल उसमें इंटरेस्ट है। आपकी वाइफ डॉक्टर मृदुला बहन, वो भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट है और वो भी 30 साल से ऊपर से प्रैक्टिस कर रही है।
आपका बेटा निशांत यूएस वर्जीनिया में रिमेटोलॉजी कर रहा है, डॉक्टर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट है, फैमिली में 10 मेंबर में से 9 डॉक्टर हैं। तो भाई और बहनों, मैं अब डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा कि हाँ, जो एक बात उस दिन जब मिलने गए तो सुनने को मिली कि जब वीआर जी के अंडर, वीआर जोशी डॉक्टर प्रोफेसर के अंडर रिमेटोलॉजी डॉक्टर साहब मतलब ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता था एवरी वीक। उन्होंने उस 1.5-2 साल के टाइम में सुबह ट्रेन से जाना, पूरे दिन उनके साथ अटेंड करना और फिर रात को लेट आना, वो कभी मिस नहीं की। उन्होंने बताया कि 2 बार मिस की क्योंकि ट्रेन उस दिन चली नहीं थी, बाकी उन्होंने 100% अटेंड किया। तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहूंगा कि आज के सेमिनार की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। अब हमारा नंबर तो 2800 लगा है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसका मतलब है कि इनकी ठीक है, जोड़ों में तो चलता है। तो एक बार हो गया तो खड्डे में ही जाता है, इसी मान्यता है। तो ये जीवन विकास उत्कर्ष परिषद और उसके साथ में अग्रवाल विकास ट्रस्ट, जीवन मैं समझता हूँ कि जीवन मतलब सोसाइटी या समाज है, और उसका फिर उत्कर्ष है, आदर्श है, तो साथ में विकास भी है। तो जिस समाज में मुझे लगता है कि हैप्पीनेस ही होनी चाहिए, सबको पता ही होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरा समाज साथ में है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस सब सभी टीमों को। बुजुर्ग लोग बहुत बैठे हैं तो उनसे भी प्रणाम, और श्रीकांत जी से, विनय जी से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि देर से आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी मतलब इस बारे में पहले एक साल लग गया आपकी डेट चेंज करते हुए। तो विनय से बता रहे थे रूमेटोलॉजी क्या है, क्या मतलब जब मैं पढ़ता था, एमडी करता था 1977 की बात जब है, 78 की बात है, तब रूमेटोलॉजी थी नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट आता था कभी एसएलई या रूमेटोइड आर्थराइटिस का एक शॉर्ट नोट्स लिखो आप, तो उसको भी ऑप्शन में आता था। तो सब छोड़ ही देते, उसमें क्या करना है, पूरी क्यों पढ़े, इसमें ऑप्शन का सवाल है, छोड़ दे। तो तब हमारे में भी जानकारी नहीं थी। तो बेसिकली रूमेटिक डिजीज हम उसको मस्कुलोस्केलेटल डिजीज भी कहते हैं, जैसे कि मसल्स और स्केलेटन, पूरी बॉडी की हड्डियां उससे जुड़ी होती है। तो स्पेशलिटी इज नोन फॉर हिज रूमेटिक डिजीज, नॉट ओनली दैट, मतलब इसका बेस अंदरूनी जो है वो इम्यून सिस्टम से जुड़ा है। अपनी इम्यून सिस्टम जो होती है वो इस काइंड ऑफ अ फाइटिंग फोर्स, अपनी आर्मी है, जो हर कुछ चीज शरीर में जाती है तो उसको पता नहीं चलता है, बैक्टीरिया गया, ये गया, उसको भगा देता है, कहीं से भी उसको निकाल देता है, आप ठीक रहते हैं। तो ये बात भी सच है कि देयर आर वेरी फ्यू क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट इन इंडिया। जब हमने 1990 में शुरुआत की थी, तब भी मैं बहुत गिनों में से था कि भाई ये प्रैक्टिस करनी है। ये 10 साल की फिजिशियंस की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ये शुरुआत की और मैंने ये ट्रांसफॉर्म किया। और सारे देश में देखा जाए तो रूमेटोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम थी जब, और जाके अभी अवेयरनेस जितनी बढ़ी तब इतने रोलर जाते बढ़ते गए। और आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि फिर भी कम है। 5-6 बड़े सेंटर्स हैं, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, बॉम्बे है या चेन्नई है, हैदराबाद है, उसमें से क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट सब बन रहे हैं। अब ये मेडिसिन है, उसके ऊपर की ये सुपर स्पेशलिटी है। जैसे मेडिसिन बच्चा करता है तो 3 साल लगते हैं, इसके ऊपर 2-3 साल और इसकी ट्रेनिंग लगते हैं, उनकी एग्जाम होती है, वो डीएनबी या डीएम क्वालिफाइड होता है। बहुत ही कठिन ये ब्रांच है। तो अब काफ़ी पेशेंट आते हैं, मैंने बोला कि अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बहुत बढ़ चुका है आपकी बीमारी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, इसका आप ऑपरेशन कर दो, तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो हम बताते हैं
कि भाई मैं तो चप्पू पकड़ना भी नहीं जानता, कैंची भी मुझे मालूम नहीं है, मेरा काम वो लेफ्ट साइड वाली तरफ है, हो गया और पेन है। मैं आपकी हिस्ट्री पूछूंगा और लिखूंगा कि भाई आपको ये की जरूरत है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का रोल बहुत बाद में आता है, जैसे कि आपकी बीमारी 8, 10, 15 साल की पुरानी हो चुकी है, बाद में ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का आता है। और जब घर में भी मैंने चप्पू या कैंची नहीं चलाई, तो क्लिनिक में भी नहीं चलाता हूँ। अब तो भाभी जैसे पूछना पड़ेगा, शिकार दिया विनय जी चलाते हैं कि नहीं चलाते, किचन में जाके उनको पूछा करना पड़ेगा। तो 2012 में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4 लोग थे गुजरात में से, अहमदाबाद, सूरत में थे और बड़ौदा और राजकोट से एक लोग करके पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है 2012 में अहमदाबाद में, और सारे विदेश से या नेशनल फैकल्टी आके पूरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हमने की। जब से हमने ये एसोसिएशन बना दी है, रोमेटोलॉजी एसोसिएशन ऑफ गुजरात, जिसकी ऑफकोर्स वो हम अब सब 4 थे, आज 30 हो गए हैं। तो वी जस्ट प्रोवाइड दी सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन फॉर द पीपल लिविंग विद आर्थराइटिस। और ये हमारी वेबसाइट है जो आपको जानकारी देंगे, तो उस पर आपको सारी माहिती उपलब्ध है। तो पहले हम जनरल बोलते हैं आर्थराइटिस क्या है क्या। तो ये पेन होता है जोड़ों में, साथ में उसके बाद कुछ महीनों या साल के बाद स्वेलिंग होती है, तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ की तकलीफ। लेकिन ये बात इतनी सच है कि हर जोड़ का पेन आर्थराइटिस नहीं होता है। वो बताएंगे कैसे। कहीं भी किसी को दर्द हो गया, इसका आपका मतलब नहीं है कि आपका आर्थराइटिस हो गया। तो किसी बोलता है कि हाँ वाह है, सर्दी बात है, गठिया है। तो ये एक सिम्टम ही है। जैसे आपको बुखार आता है तो आपको उसको रीजन ढूंढना पड़ता है, कारण ढूंढना पड़ता है कि भाई मलेरिया है, टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, क्या है। तो ये एक प्रकार का सिम्टम्स है। जॉइंट का पेन जो आर्थराइटिस बोलते हैं, सिम्टम्स आपको उसको समझ के सही डॉक्टर के पास जाके उसकी जानकारी हासिल करनी होगी कि किस प्रकार का आर्थराइटिस है। तो ये होता क्यों है? तो अभी साइंस ने अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि आर्थराइटिस क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो हम आपको जैसे स्लाइड आगे जाएंगे बताएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि किसी की बॉडी में एक जेनेटिक जनीन जो होता है वो बैठा हुआ होता है, वो कभी एक्टिवेट होता है, ट्रिगर होता है। जैसे कि कुछ एनवायरनमेंट मिलता है, वायरस होती है, बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से ये ट्रिगर होकर डिजीज जो आर्थराइटिस है वो बाहर आती है। आप लेफ्ट साइड पे देखो, आपका नॉर्मल जॉइंट है, समझो आपका ये घुटना पकड़ लीजिए घोड़ा में, तो उसमें 2 हड्डियों के साथ में काफी चीजें जुड़ी हुई है। बोन तो ऊपर नीचे होता ही है, साथ में मसल जुड़ा हुआ है। आपका मसल जाएगा तो अटैच तो होगा ना कहीं पर, तो मसल के साथ में टेंडन होगा, और दोनों जॉइंट के बीच में जो गद्दी रहती है आपकी, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। और जितनी बोन्स की जो राउंड जो होता है, उसके अंदर साइनोवियम होता है। तो हर एक चीज की अलग अलग बीमारियां होती है। ऐसा नहीं है कि ये जोड़ पकड़ लिया तो सब एक ही चीज होती है। जैसे कि राइट साइड में आप देखिए तो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। उसमें साइनोवियम जो साइनोवियल की कवरिंग जो लाइनिंग होती है, उसमें सूजन आके पानी भर जाता है और ये बीमारी होती है। उसमें सूजन भी बहुत आती है। तो किसी बोला कि बस ठीक है, ये जोड़ों की तरह और तो कुछ नहीं है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये रोमेटिक डिजीजेस आपके हर बॉडी के कहीं भी अटैक कर सकता है और नुकसान कर सकता है। इसमें आपको अगर देखा जाए तो हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, मसल, स्किन, आईज, हम बोलते हैं ना कि आंखों में भी आ गया कि भाई चमड़ी में भी वहाँ की मात्रा आ गई। तो कोई एक पूरी सारी इंटरनल बॉडी के सिस्टम आप समझ लेंगे। इम्यून सिस्टम कहाँ नहीं होती है इसको फाइट करने के लिए। तो जहाँ इम्यून सिस्टम के जस्ट सेल्स जो होते हैं वो हर जगह बॉडी में टॉप टू बॉटम होते हैं, तो हर जगह ये आपको नुकसान कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन आपको होते हैं आर्थराइटिस के, वो आपको करने चाहिए, लेकिन आपकी हिस्ट्री के हिसाब से हम पता कर लेंगे कि भाई आपको कौन सी तरह कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। जैसे कि भाई ब्लड काउंट करवाने हैं या एंटीबॉडी टेस्टिंग करवानी है, लिवर किडनी के टेस्ट कराने हैं, उसको मॉनिटर करना होता है, ये सब चीज करते हैं। आपको जानकर आप बोल तो दिया कि आर्थराइटिस है, लेकिन कारण कितने हैं? तो देयर आर हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस।
और ये बात मिथक होती है कि वात एक ही बीमारी का नाम है, ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि उसके बहुत भी प्रकार होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, आपका जो गाउट बोलते हैं और फिर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो जब पता चलेगा तभी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे कि भाई क्या ट्रीटमेंट करनी है उसमें। तो हर जोड़ की तकलीफ के लिए आपके साथ पेन किलर खाने को कोई उसमें मतलब नहीं होता है। और जब भी ये आप ऐसा नहीं होता कि हर संधिवात या वात की बीमारी के लिए एक ही दवाई होती है, उसके लिए सारी दवाई बहुत है, वो हम नाम देखेंगे। तो सवाल ये होता है कि अब सब क्योर तो हो जाएगा ना, पता कर लिया कि भैया आपको ये बीमारी है तो बोलेंगे क्योर तो हो जाएगा ना। तो ये हम ये बताते हैं कि हम आपको अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को। कई बीमारियां ऐसी होती है, कुछ क्योर भी हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर हम कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और कभी कभी आपको अपने आप ही उसमें रेमिशन, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है, ये भी होता है। और ये अक्सर तो सबके दिमाग में होता है, जैसे मैं दवाई खाऊंगा मैं तो मेरी किडनी फेल हो जाएगी, क्योंकि दूसरे तीसरे आदमी बोल देता है कि आप खाओगे तो ये आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका लंग खराब हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही डॉक्टर के पास सही मात्रा में सही समय के लिए अगर दवाई खाते हैं तो ये संभावना बिल्कुल कम से कम हो जाती है। आखिरी सवाल आता है, साहब क्या खाएं? तो हमने तो कल आम खा ली, हमने तो कल दाल खा ली, हमने तो कल ये खा लिया, वो कहता तो मेरा जोड़ पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई ये आपको विशेष डॉक्टर के पास जाके ही उपचार करने वाले में अधिकांश मरीजों को दवा से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो साइड इफेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो खाने की बात होगी, ये जनरल में सब जनरली बता रहा हूँ अभी, तो उसके बाद भी हम आगे चलेंगे कि ये भी बोलते हैं कि मैंने कल खाया तो ये हो गया। तो गाउट का जो क्रिस्टल वाजो होता है, उसके अलावा साइंस में आज तक किसी फूड आर्टिकल की वजह से मुझे ये हो गया, ये पुरवार नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वो आगे कौन से क्या गाउट में क्या खाना नहीं चाहिए वो बताएंगे, लेकिन ये कोई सीधा संबंध नहीं है। आजकल में हर एक का अनुभव अलग अलग होगा कि मैंने खट्टा खाता हूँ या ये खाता हूँ, वो अपनी खुद की बॉडी की रचना के हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी होती है। तो भाई ये केला खाने से सर्दी हो गई या फिर ये खाने से ये हो गया, वो इंडिविजुअल अपने तासीर, बॉडी की तासीर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि ये जनरल सब लोग बैठे हैं ये खा लिया तो ये आपको हो जाएगा। सारी दुनिया में सब सारे लोग बहुत खाते हैं। और दूसरा मिथ ऐसा होता है ये बीमारी तो बोलो, और ये सब पूरा गलत है। ये होता है छोटे बच्चों 3-4 साल से लेके भी आर्थराइटिस होता है, उसकी पूरी ब्रांच है, उनको हम पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो भी बहुत 10-15 ही आज के तारीख में कितने देश में देखे तो। तब अब चलते हैं कुछ और अधिक जानकारी रूमेटिक डिसीजेस को, उसका स्पेक्ट्रम क्या है। जैसे कि डॉक्टर आपटेन बता रहे हैं कि विनय माने की भाई क्या क्या है। तो लेफ्ट साइड पे उनकी ब्रॉड मेंशन है कि भाई ये डिजेनरेटिव डिजीज हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होता है, आपकी सॉफ्ट टिश्यू जो मांसपेशियां हैं उसमें से हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस। तो डिजेनरेटिव है तो उसके उदाहरण कुछ दें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हर बहुत कॉमन है। कहीं टाइम हो गया कि ये भाई ये थोड़ा एज हो गई तो घुटने का दर्द शुरू होता है, ये गले में दर्द शुरू हो जाता है, ये आपके अंगूठे की इसमें दर्द शुरू हो जाता है, वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। स्पॉन्डिलोसिस वो कमर का दर्द होता है, वो भी एक प्रकार की डिजेनरेटिव डिजीज ही है। हालांकि हम डिजेनरेटिव कॉमन बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया होती है, तब ये होता है, हर एक को नहीं होता है। तो और दूसरी सेकंड चीज मेटाबॉलिक, इसका मतलब है कि आपकी शुगर बढ़ गई तो आप डायबिटीज को नाम देते हैं। तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गई तो हम उससे गाउट बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, उसके स्फटिक होते हैं, वो आपके जोड़ में जाके बैठ जाते हैं।
तीसरा है ऑटोइम्यून डिजीज, उसमें ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक नाम आपने सुना होगा, उसको हम कॉमनली गठियावात बोलते हैं या फिर संधिवात बोलते हैं मराठी में, गुजराती में संधिवात कहिए कि भाई वात कहिए, सब एक ही प्रकार का ये इसी को जुड़ाव नाम एक ही है कि ये ऑटोइम्यून है, उसके साथ ऑटोइम्यून जुड़ी हुई थी। हम आगे और बताएंगे इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, रूमेटिक फीवर। ये वायरल आपने तो सबने देखा होगा कि आजकल वो डेंगू होता है या चिकनगुनिया हो जाता है और जोड़ पकड़ लेते हैं, बस ठीक है, वो क्योर हो जाता है, कुछ महीनों में वो चला जाता है। रूमेटिक फीवर एक बहुत सालों पहले ये चीज़ होती थी, वो ASO टाइटर नाम की टेस्ट कराते थे और ये पेनिसिलिन के इंजेक्शन देते थे। आजकल नसीब से ये बीमारी कम से कम बिल्कुल चली ही गई है, क्योंकि ये अब देखने को नहीं मिलता है कि भी रूमेटिक फीवर है, बच्चों में होता है और के बाल, हृदय के बाल खराब होते थे। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, ये थोड़ी सी आगे चल के ये गंभीर प्रकार की बीमारियां होने लगती है। उसमें होता है आपकी कनेक्टिव टिश्यू, मतलब शरीर के नीचे की मांसपेशियां, उनकी आर्टरी, उसकी वेन, नर्व्स सब में असर करते हैं, वो भी आप देखेंगे। उसमें ये 2-3 नाम लिखे हैं, एसएलई नाम लिखा है, स्क्लेरोडर्मा नाम लिखा है, फिर सोगरेन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें अपना पूरी गले का पानी सूख जाता है, आंखें सूख जाती है और काफ़ी और तकलीफें होती है। मायोसाइटिस बोलते हैं, उसके मसल्स सूज जाते हैं और बिल्कुल वो लकवा जैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लास्ट ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, जो आपको काफ़ी लोगों को शायद होगी इस हॉल में बैठे हुए कि भाई ये मेरा शोल्डर खबा एकदम जाम हो गया है, वो जोड़ के अंदर नहीं है, उसकी बाहर की जो टेंडन होती है, जैसे कि आपको टेनिस एल्बो हो गया, यहाँ का दर्द है, ये यहाँ का दर्द है, ये शोल्डर का दर्द है, वो फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। आपकी एड़ी में, एड़ी की ये बड़ी हुई कि एड़ी में दर्द हो गया, वो सब अलग चीज़ें होती हैं। लास्ट वन इज फाइब्रोमाइल्जिया, वो बताएंगे आपको, और ऑस्टियोपोरोसिस। अब जो लाल जो किए हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक साथ बता नहीं पाएंगे एक ही सेमिनार में। तो हम आते हैं अभी एक मेन चीज़, वो आता है ऑटोइम्यून डिजीज, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठियावात बोलते हैं। तो भाई होता क्यों है, व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके कारण क्या है, अगर फैमिली में होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मकसद है कि भाई ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस अकॉर्डिंग टू रिसर्च 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन को होता है वर्ल्ड वाइड। कोई दुनिया में देश में ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा होता है, अपने करीब इंडिया में 0.5 या 0.6% है। तो समझ लो कि 125 करोड़ की वस्तु में 0.5% बोलो तो कम से कम 60 लाख 60 लाख तो दो रूमेटॉइड के हो गए। और कम नसीब से लेडीज़ में, स्त्रियों महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुष है। वो आगे देखेंगे कॉजेस देखे जाए तो वो इम्यून सिस्टम में कुछ डेवलप, कुछ विक्रिया हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। और कारण अभी पता नहीं है कि भाई कुछ तक कैसे होता है, वो पता चलने लगा है, लेकिन यही कारण है वो अभी तक साइंस ढूंढ नहीं पाया है। तो इम्यून सिस्टम में कुछ बदलाव होता है, उसकी वजह से ये हर टिश्यू में एंटीबॉडी अटैक करती है, खुद की एंटीबॉडी, जो उसको वो अपनी बॉडी से वो ऐसे टॉक्सिक जो चीज़ होती है उसको फेंक भी नहीं चाहिए, कहीं अपने सामने, बॉडी के सामने ही हो जाती है। फैमिली में ये रन करती है, लेकिन इतनी नहीं, जैसे कि भाई मतलब हर एक को मैं बोलूँगा कि 5% चांस अगर है कि भाई 0.5%, तो इनके फैमिली में 2% और बढ़ेंगे, लेकिन हर एक को नहीं होता है। अब इस लाल क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो लिखा है, इसमें सूजन आ जाती है, कहाँ कहाँ होता है, तो फिर ये जोड़ों में होता है। ये मैं इसलिए क्रॉनिक लिख रहा हूँ कि आपको ये चेतावनी है कि शुरू होता है, उसके बाद क्रॉनिक मतलब महीनों सालों निकल जाते हैं इस बीमारी को फुल रूप में अपने आप में आने में। आपके पास बहुत वक्त होता है, ऐसा नहीं होता है कि भी चलो हो गया मतलब ये हो गया, तो उसके बीच में हम आते हैं तब। और जैसे ये फिगर में दिख रहा है कि वो साइनोवियल इनर लाइनिंग में ये एंटीबॉडीज आपकी पकड़ लेती है और वहां सूजन लाना शुरू कर देती है। तो ये इम्यून सिस्टम की बात करें तो ऐसा होता है कि वो सब लोग सारी भाषा में देख लो कि मेरे पास आर्मी है, लड़ रही है, लेकिन अपने खुद के आर्मी के अंदर ही लोग फुटे हुए हैं। अभी इसमें मिस्टेक है,
वो समझ नहीं पाता है। लेकिन ये करीब उसके सिमिलर में एग्जांपल देना चाहूँगा कि भाई ये आर्मी लड़ा है तो अपने खुद के आर्मी वाले कोई या कोई स्लीपर सेल चल रहा है, ये चल रहा है, वो जाके अटैक करता है और नुकसान पहुँचाता है। और ये सारी ऐसा नहीं होता कि खाली जोड़ों में होता है, उसमें बुखार भी आता है, टायर्डनेस होता है, बहुत वीकनेस होती है, वजन कम हो जाता है। और मैंने बताया वैसे वो महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों से ज़्यादा। और सबसे अहम बात ये शुरू होता है 30 साल से 50 साल से 60 के बीच की उम्र में। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये चलो बड़ी उम्र की बीमारी में है तो ठीक है चला जाएगा, लेकिन ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करेगा तो क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। चलो थोड़ी ह्यूमर की बात कर लें। ये तो हम मेडिकल सेमिनार में जाते हैं तब ये स्लाइड दिखाते हैं और पढ़ाते हैं कि साइटोकाइन सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व आ रहे हैं। आप लोग हमें या तो ये ड्रेस मटेरियल साड़ी की व्यापार में आप काफ़ी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो पता नहीं प्रिंट कैसी आती है, ये कैसा आता है। ये भगवान की दी हुई चीज़ है जो अपनी आर्मी है हमारी, जो ये सब मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल, जो ये बॉडी के अंदर अपनी रक्षा करते रहते हैं बॉडी की बाकी बीमारियों के सामने। तो इस आपको अगर आइडिया लगे तो प्रिंट के साथ ले सकते हैं इसमें साड़ियों पर। तो कहने का मकसद यही था कि ये नीचे देखो तो इरोजन कर देता है। ये जोड़ यहाँ से जो स्क्वायर है, जैसे कि चूहा काट जाता है अपनी चमड़ी, वैसे वो एंटीबॉडीज जो आती है वो हड्डियों की वो काट देता है। तो फिर ये सीधे वाली उंगली यूं होने लगती है क्योंकि उसकी वहां से आपकी बैलेंस चली। तो ये इरोजन आए तब तक हमको बैठे नहीं रहना है। और आगे बताएंगे। तो ये अर्ली बोलते हैं, अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब है कि पहले 1 साल में अगर आपको हम बीमारी पकड़ लेते हैं, और आप देखो तो सिर्फ ये एक छोटा ज्वर आप इसको पकड़ लेते हैं तो हम गारंटी तो नहीं लेकिन पक्का बता सकते हैं कि अब देखिए ये देखो कि क्या क्या होता है। जब सिम्टम्स में आता है तो ये दर्द होता है, सूजन आती है, दबाने से बहुत दर्द होता है। अगर सुबह उठे तो आप 1 घंटे तक काम ही नहीं कर पाते। महिला में, लेडीज में अगर ये तकलीफ आती है तो बेचारी की क्या हालत होती है। और ये गठान भी आ जाती है कहीं कहीं पर, और ये आंखों का पानी सुखा देता है या फेफड़ों में चला जाता है। इस हर जगह इसकी इफेक्ट होती है। ओके, ये ठीक है, ये मान्यता के हिसाब से तो इतने साल तक वो अपनी जॉइंट की प्रॉब्लम वाली तकलीफ आ जाएगी, भाई वात की कोई दवाई नहीं है, इसलिए तो आपकी डिफॉर्मिटीज आ गई बॉडी में। तो सत्य ही नहीं है। मैंने बताया वैसे एलोपैथी विज्ञान की आज की तारीख में इतनी प्रगति हुई है कि इसको हम डेफिनेटली उनको कंट्रोल कर पाएंगे। दवाइयाँ वो तो मेरा काम है, आपको खाली बता ही रहा हूँ। दवाइयाँ आपको खुद को नहीं खानी है। जैसे कि एनसेड्स बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्या चीज़ है आपको तो पता है, क्योंकि मैं ठीक है मैंने दर्द हुआ तो मैं वोवेरन खा लिया, कल हुआ तो वो निकॉक्सिया खा ली, या कहीं हुआ तो ये खा लिया, तो मेरा ठीक है चलता हूँ। तो चलते रहेंगे तो होगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। आज के दौर में बता सकता हूँ कि एक दवाई जो आप कॉमनली यूज करते हैं, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेन, खाते ही रहते हैं, जैसे कि अपने दाने चने खाते हैं वैसे, वो आपको बंद करना है। आज की तारीख में मेरे प्रिस्क्रिप्शन में हमारे जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं वो कम से कम मात्रा में उसको सिर्फ पहले 1 या 1.5-2 महीने से के लिए यूज करते हैं, जब बहुत ही सूजन आती है या फिर दस्त का मतलब है कि ये दवाई क्या करती है, वो आपका दर्द खत्म नहीं करेगी, वो आपका ये वो सूजन कम नहीं कर देगी, लेकिन वो जाके वो जो मैंने इन्फ्लेमेशन कहाँ होता है तो वहां जाके वो अटका देगी। और आपकी जो गति है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो अर्ली में से जो डिफॉर्म जो ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसको वहाँ से कट करती है। अगर वो सही मात्रा में अगर क्वालिफाइड से लिया गया है तो ये दवाई के और नाम भी है, आपको शायद कोई अगर इसमें ऑडियंस में है तो नाम है मिथोट्रेक्सेट है, लेफ्लुनामाइड है, फॉलिट्रेक्स, HCQS, ऐसी दवाइयाँ हम यूज करते हैं। अब जाके और गंभीर प्रकार की बीमारियाँ भी दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसेंट है वो कभी कभी देनी पड़ती है 5% में।
और सबसे अभी बढ़िया वो अर्जुन दिखता है ना कि आंखों कहाँ टारगेट करना है, वो करके इसको कंट्रोल और ख़त्म करने वाली दवाई बायोलॉजिक्स बोलते हैं, वो अभी अच्छी तरह काफ़ी बाजार में मात्रा में अपने देश में भी आ चुकी है, जो आज तक 10 साल में तो इतनी आ गई है कि जो पहले एक साल में 2-2 लाख 3-3 लाख की खर्चा होता था, अब वो कम होके 50,000 60,000 में ये दवाइयाँ मिलने लगी है। उसके अंदर जो सेल, जो रूट मतलब अंदर से जो इम्यून सिस्टम कॉज इन्फ्लेमेशन बीमारियाँ करती हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसी को ख़त्म करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बहुत सारे ये स्पेशलाइज रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही लेनी है, और किसी के कहीं भी आप चले गए और फार्मास्यूटिकल का क्या है कहीं भी बोल दिया कि हाँ तो कोई भी दे देगा, एक इसके बहुत ही क्या बोलते हैं आड़ असर है, उनकी एडवर्स रिएक्शंस बहुत आती हैं, तो वो जानना जरूरी होता है। हम अब दूसरे पहलू पे जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपको सबको जानना जरूरी होता है। या मेरे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आए होंगे वो सबको आपको बताते हैं कि भाई ये ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का जो दर्द होता है 40-50 साल की उम्र के बाद, तो डिजेनरेटिव आपको दिख रही है, उसमें वेरिएंट टेयर शुरू हो जाता है, वहाँ से वो कहीं और बढ़ जाती है, कहीं बोन की ऑस्टियोफाइट मतलब वहाँ उसका हड्डियाँ छोटी अलग हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है, तो आपका जोड़ जो दिखाया गया तो जो नॉर्मल शेप होता है उससे बड़ा भी हो जाता है, और इवेंचुअली ये कार्टिलेज जो होता है, जो गद्दी होती है, उसको वो धीरे धीरे तो क्या होगा, 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ सकेंगे नहीं, तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहाँ होता है, मैंने पहले बताया, वहाँ ऊपर से लेते हैं तो गर्दन के रीढ़ की हड्डियों में होता है, कमर में लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं उसमें होता है, हिप जॉइंट में होता है, ज़्यादातर ये चीज़ नी जॉइंट में होती है, आपके घोड़ों में होती है, घुटने में होती है, यहाँ पकड़ ली, और कभी कभी ये हाथ की उंगलियों में भी ऐसी बड़ी बड़ी गठन आ जाती है, और उसके सिम्टम्स तो वही हैं, आपको दर्द होना शुरू होता है, अगर थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, ज़्यादा तो नहीं, और स्टिफनेस भी आती है, वही चीज़ होती है, और जब उसके ऊपर हाथ लगाओ तो ऐसे ऐसे घुमाओ तो उधर क्रैकिंग कड़ आवाज़ आने लगती है, वो आपकी उस तक समझिए कि ऑयलिंग कम हो रही है, ये जो डिजनरेशन जो आपकी गद्दी में कार्टिलेज में हो रहा है, वो सबकी इसकी निशानियाँ हैं। और कभी आपका घुटना मुड़ना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो बैंड होने लगता है, और हिप जॉइंट है इसमें दिख रहा है, और दूसरा ये अंगूठे में भी की जोड़ में भी ये पकड़ लेता है, गर्दन में। तो रिस्क फैक्टर तो मुझे बताना ही पड़ेगी, हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक है कि नहीं है, तो आता है तो अपने हेरिडिटरी फॉर्म में भी नीचे आ जाता है, ओवरवेट की वजह से होता है, किसी को अर्ली एज में कहीं जॉइंट इंजरी हो गई उसमें जल्दी ये शुरुआत हो जाती है। अगर बार बार बेचारे वो एक ही काम करते हैं, जैसे कि वो अंगूठों से ज़्यादा काम बढ़ता है लेडी लोग को, तो उसमें आ जाती है। आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर लेते हैं, नर्व इंजरी होती है, एजिंग। अब इसमें से आप हेरिडिटी तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो तो आनुवंशिक है तो आया गया, एजिंग तो होनी है सबकी, तो आप क्या कर पाएंगे? ओवरवेट आपके पास रह गया, जब जो जोड़ में ज़्यादा यूज़ करने से तकलीफ होती है उसको आप कम कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी तो मैं क्या बताऊँगा, आपको तो पता ही होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी क्या करनी है। लेफ्ट साइड का घुटना यूं बेंड हो रहा है और राइट साइड का यूं बेंड हो रहा है, तो ये चीज़ आनी है। और राइट साइड में रीढ़ की हड्डियों में जो ऑस्टियोमाइट बन के जो आता है वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, वो हमारी लाइन में ज़्यादा नहीं आता है, रोमेटिक डिजीजेस में वो इंक्लूड नहीं आता, वो ऑर्थोपेडिक का काम है। हालांकि लंबर स्पॉन्डिलोसिस ऐसी चीज़ है कि काफ़ी लोगों में होती है, ऐसे देखा जाए तो ये इस हॉल में बैठे हुए हर किसी आदमी को दर्द होगा, कहीं ना कहीं दर्द होगा, तो ये वाली चीज़ है कॉमन है। लेकिन हर में इसी में किसी सर्जरी आती, खाली 100 में से खाली 5 लोगों को सर्जरी कराने की जरूरत होती है, बाकी की आगे देखते हैं क्या करना होता है उसमें ट्रीटमेंट। वही बात आ गई, वेट लॉस हो गया, फिजियोथेरापी वाला बेचारा 4 साल पढ़ता है, वो को ऐसा ये यूँ कराएगा ये कराएगा, ऐसा नहीं है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो आपको समझाएगा कि क्या क्या कोलेस्ट्रॉल की ऐसी एक्सरसाइज फिजियोथेरापी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बेचारा रामदेव जी का मैंने यूँ कर लिया, वो ऐसा नहीं है। वो अच्छी तरह चाहिए कि आप सीख लें, फिर हर घर पे करते रहें, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये बताएगी ये तो करना ही है। वॉकिंग स्टिक
किसी को मैं बोल दूंगा 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में उसको घुटने का बहुत दर्द है, चलने में हर कदम में तकलीफ होती है, मैं बोलूँगा आप लकड़ी लेके चलो, अरे कोई मानने को तैयार नहीं है। 80 साल की यूं करके चलेगी, लेकिन वो लकड़ी नहीं पकड़ेगी। सिंपल साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि अगर आप जिस जोड़ में तकलीफ है उसके दूसरे हाथ में अगर आप लकड़ी पकड़ते हैं तो आपकी बॉडी वेट की 70% वेट उसमें लकड़ी में ट्रांसफर होती है, तो आपका ये जोड़ बच जाता है, आपको उसको बचाना है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर 60 साल की है तो ठीक है, लेकिन पकड़ो। आप चाहो तो कोई पट्टा बांध के लगा है तो मैं लकड़ी लेके चलती हूँ, लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए अभी से मैं इस उम्र में लकड़ी नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो वो डायबिटीज वाले, हार्ट वाले सब पता चल गए होंगे। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी है ये नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के तकलीफ आनी ही है। ये वेट का तो हम बोल रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, आई नो कि ये ऐसी चीज नहीं होती है कि चलो आपको 5 किलो कम कर लो, 10 किलो कम कर लो, ये करना बहुत मुश्किल है। कहना तो ठीक है, आसान है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ये भी सही है, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बोल देता हूँ। आप अगर घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिजेनरेटिव डिजीज है, हिप जॉइंट कराते हैं, तो आपकी पेन और अल्टीमेटली जो गलती में डैमेज होने वाली बात है वो कम से कम 5% रिड्यूस होती है। तो समझ लो 10 किलो कम करेंगे तो कितना फायदा मिलेगा, वो एक पुरवार हो चुकी बातें हैं। तो वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको वेट कम करना है। और एक्सरसाइज के ये भी चीज, सेम चीज मैं बता रहा हूँ वापस कि भाई ये आपको कैसे भी करके सीखनी है। अब कभी ऐसा भी होता है कि भाई बहू सास के लेके मेरे पास आते हैं और बेचारी को तो घुटने खराब होते हैं, उनको ऐसी एडवाइस मिलती है कि भाई ये चलो घुटना चेंज कराओ। तो देखता हूँ कि बहू की हालत भी वैसी होती है, थोड़ी बराबर अच्छी तंदुरुस्त होती है, तो उनको मैं उसी तरह सलाह देता हूँ, उसी टाइम देता हूँ कि आपका दिन ऐसा नहीं आए उसके पहले आप चेतावनी है कि पैरासिटामोल, ट्रेमेडोल, जो अल्ट्रासेट है, ब्रूफेन है, डोलो है, ये कॉमन नाम है, जो आप खाते हैं वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नंबर 2 और 3 पे जो होते हैं जैसे कि डाइक्लोफिनेक है, निकोक्सिया है, वोबानान है, या फिर नेप्रोक्सिन खाते हैं, वो आप खुद खाएंगे तो ये चीज़ जाके आपको नुकसान करेगी। पहले पेट में करेगी, बाद में हृदय में करेगी, किडनी में करेगी, या फिर वो आपका प्रेशर बढ़ा देगी। उसके सारे बहुत आपको लिस्ट करने जाओ तो इतनी साइड इफेक्ट्स हैं कि आप उसको फिर बाद में भूल ही जाओगे। वो कुछ 2-3 महीने के लिए आपको फायदा करता है। बहुत पेन में है तो वो एक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है विस्को सप्लीमेंटेशन, इसका मतलब है कुछ एक दवाई ऐसी आती है वो ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग मेडिसिन, वो भी जॉइंट में इंजेक्शन करते हैं। उसका फायदा करीब आपका नसीब है तो 7-8 महीने, उससे ज़्यादा नहीं होता है। बीमारी तो बीमारी वही है, आप कुछ कर रहे हैं उसको राहत देते हैं तो घर में शादी जाएगी तो ठीक है, बाकी उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। जब ये आगे चल के जब वो जो मैंने पिक्चर दिखाया वैसा अगर घुटना खराब होता है तो हमारे दोस्त ऑर्थोपेडिक तब आते हैं, वो उसकी मात्रा देख के कितना खराब है, कितना बैंड हो चुका है, गद्दी कितनी बीच में से खिंच चुकी है, वो हिसाब से ये सर्जरी की सलाह देते हैं। और वो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तभी होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने बता दिया कि कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो सिंपल बात है, जिस प्रक्रिया से, जिस कदम से, जिस या डीप जॉइंट पे प्रेशर आएगा वो चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि पालकी मार के हम बैठ जाते हैं, ये तो अपनी परंपरा है, घर में पूजा करते हैं तो बैठना ही पड़ता है, क्या करें हम 1 घंटा तो पूजा करते हैं तो पालकी नीचे मार के बैठ गए। तो उनकी सलाह है कि भगवान को थोड़ा 2 फुट ऊपर कर लीजिए और आप एक स्टूल ले लीजिए। आपको मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि आप पूजा करिए, कोई बात नहीं, घर में खाना ही है तो जमीन पे बैठ के खाना है, ठीक है। आप अगर तकलीफ है तो भी टेबल तो होगा, कुर्सी तो होगी, वो उस पर बैठिए। और ये हमारी दुविधा होती है कि भाई वॉकिंग एडवाइस करें कि नहीं करें। वॉकिंग चीज़ तो अच्छी ही है, उसमें कोई 2 बातें नहीं है। तो मेरी सलाह एक ही होती है कि भाई वॉकिंग करना है तो ये करना ही है, लेकिन कितना करना है, कितनी देर तक करना है।
तो आपका जोड़ आपको ही सिग्नल देगा। आप शुरू करें 10 मिनट, कुछ नहीं होता है तो चलो 15 मिनट, कुछ नहीं होता है चलो 20 मिनट, लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट के बाद बहुत दर्द शुरू हो जाता है तो आपको वहाँ अटक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। या फिर जिसमें दिखाया गया ऐसे आपको वॉकिंग स्टिक लेनी है या फिर वॉकर यूज़ करना है, आपको ये नी कैप आती है वो यूज़ करो कि आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी रहे, वो सब चीज़ें आप करनी चाहिए। बॉडी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, नाम तो वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस या जो कमर का दर्द जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वही एक ही बात होती है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये इम्यून बेस्ड है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपने कहीं समाज में देखा होगा कि कोई आदमी ऐसे ही चल रहा है लकड़ी जैसा, ऐसे उसकी कुछ ही नहीं रहा, या आपने शायद देखा होगा। तो ये क्या है, तो एक टाइप की आर्थराइटिस ही होती है, उसमें पॉइंट पेन बहुत होता है, उसमें स्टिफनेस बहुत आती है, सुबह उठने से उठ ही नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है। उसमें भी बहुत सूजन आती है पीछे की, इसमें भी एक जेनेटिक बेस है, शरीर की जो रचना होती है जनीन, उसमें HLA-B27 नाम का जो जनीन होता है, अगर वो होता है, सब में नहीं होता है, जैसे भाई ये उसमें कुछ जैसे मैंने एनवायरमेंट या फिर इन्फेक्शन किसी वजह से ये ट्रिगर करता है तो ये तकलीफ शुरू हो जाती है। उसमें बहुत लंबे चलने वाली है, शुरू होता है, मैं आपको बताऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बात की। तो ये एक ही बीमारी ऐसी है कि आनुवंशिक ज़्यादा है, फादर से सन, सन से सन ऐसे ज़्यादा जाता है, और इसमें उल्टा है, ये पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, महिलाओं से करीब 9:1 की रेशो दिया है। और उससे गंभीर बात ये होती है कि इस बीमारी में ये शुरू होती है 20 साल के उम्र के लड़कों में, 20 साल 25 साल 30 साल, कमर दुख गई है तो क्या खेल में खेलता रहा, कहीं मुड़ गया, कहीं ये हो गया, ट्रैवलिंग कर ली, दुख गया, गोली खा ली, ठीक हो गया। ऐसा ये डायग्नोस करने में अभी भी आज के दिन में भी इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसी वो 5 साल निकल जाते हैं, और तब तक वो बीमारी ऊपर चढ़ के रीढ़ की हड्डियों में कमर से लेकर गर्दन तक पहुंच जाती है। क्या देखो इनके सिम्टम्स क्या है, तो सुबह उठता है तो पूरी बैक स्टिफ होती है, वो मुंह नहीं पाता है, रात को सोता है तो करवट बदलने में भी तकलीफ, तो ये पूरी स्पाइन को अफेक्ट करता है। और आप उनकी ये देखो राइट साइड की वो फिगर में, तो ये धीरे धीरे ये लड़का इसे बैड होने लगता है। और सबसे गंभीर ये बातें हो जाएगी कि कभी कभी ये चीज कमर में से हिप जॉइंट में चली जाती है। अगर 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में हिप जॉइंट उसका पकड़ लिया तो उसका कोई ज्यादा इलाज नहीं है हमारे पास। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस छोटी उम्र में होता है और जाके पूरी स्पाइन पकड़ आता है, हम उसको बाम्बू स्पाइन बोलते हैं, लकड़ी जैसा भी हो जाता है, आपकी बैकबोन पूरी बैकबोन जो है यूं कड़क हो जाती है, बिल्कुल मुंह नहीं कर पाते। और अटैक आ गया, बहुत दर्द हुआ, बेचारा गोली खा ली, तो उसकी ज़्यादा फायदा उसी से, ये जो मैंने मना कर रहा हूँ वही दवाई ऐसी है वो उसको कंट्रोल कर पाता है। इसमें ये अपनी स्टीरॉयड वाली दवाई कभी कभी वो जब पेन वाली किलर नहीं ले सकता तब स्टीरॉयड देते हैं। तीसरे नंबर पर डिजीज मॉडिफाइंग आती है, वो भी ज़्यादा काम नहीं करती है इस बीमारी में। वो ओनली थिंग जो काम करती है वो टारगेट वाली, जो जाके रूट कॉज को पकड़ के टारगेट करती है, बायोलॉजिक एजेंट्स होते हैं, उसी से वो कंट्रोल में आता है, वो कंट्रोल में अच्छी तरह है। सारा मतलब ये होता है कि उसको अगर ये शुरू के 2-3 साल में अगर नहीं पकड़ा आपने तो ये इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता सबको बढ़ती है, कम से कम 10 में से 5 को तो बढ़ती है, 5 में नहीं भी बढ़ती है। ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़के को लेके मेरे पास आते हैं फादर, तो सरा कंप्लीट हो जाता है, तो मैं फादर को बोलता हूँ कि आपको तो भी यही बीमारी है। नहीं होता है कि मुझे ये हुआ, वो ठीक है पूरा थोड़ा कीड़ा है मेरा गर्दन, अगर गाड़ी चलाते हैं आप पीछे देख नहीं पाते, यहाँ से करंट हो गया, पूरा घूमना पड़ता है ऐसे किसी की बात करने, लेकिन वो सहज है, चला लेता है पूरा, ऐसा भी होता है। तो उसमें तैरना, स्विमिंग इज द बेस्ट थिंग, साइकिलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। अब आते हैं हम सब चली आती है, ये समाज में काफ़ी लोगों को पता ही है कि भाई चलो ये मेरा गाउट है, या कहीं भी जोड़ में दर्द हो गया तो नाम हो गया कि सर मेरी तो यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, मेरा तो गाउट है। क्या होता है, जस्ट लाइक डायबिटीज, शुगर बढ़ती है तो मेटाबॉलिक प्रक्रिया में यूरिक एसिड बढ़ती है, कोई कारण से किडनी आपकी यूरिक एसिड
यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं बॉडी में कुछ काम नहीं है उसका, वो भी उसकी पूरी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वो भी उसमें से नीचे आके उसमें से बनता है, और या फिर अंदर बॉडी में उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं यूरिक एसिड को, तब जाके वो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं जोड़ में जाके बैठ जाते हैं, और क्या होता है आपका हो गया। सबसे पहले तो सबको पता होगा कि ये अंगूठे में पकड़ लिया या फिर नी जॉइंट में आ गया, ज़्यादातर अंगूठे में होता है, लेकिन ये भी होता है कि आपको ये कोहनी में आ गया, वहाँ पर गठन हो गई, अंदर चौकी वाइट मटेरियल जैसा पैदा हो जाता है, और वो आपको, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है कि इस स्टेज इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये स्लो ग्रोइंग है, ऐसा नहीं है कि भाई आज हो गया तो हमेशा रहेगा। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, इसका मतलब है कि आपका यूरिक एसिड आपको हैरान नहीं कर रहा है, वो आपकी बॉडी में है, कुछ कारण से आपने टेस्ट करा लिया ज़्यादा है, इसका मतलब नहीं कि हर यूरिक एसिड जो इसकी मात्रा ज़्यादा होती है हर एक को हम ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ही घंटों में एक दिन के अंदर पूरा जोड़ सूझ गया, चल ही नहीं पाता है, कुछ भी कर नहीं पाता है, बेड में से उठ नहीं पाता है, चद्दर अगर पड़ी है तो वो भी हटा नहीं सकता, इतना दर्द उसमें होता है, तब आपको ये इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब जब ये एक्यूट जो तुरंत इमीडिएट होने वाला जो गाउट की तकलीफ एक्यूट होती है, वो अगर साल में 3 या 4 बार से ज़्यादा होती है, तब वो इंटरक्रिटिकल स्टेज आता है। आप समझ रहे कि वो ये 1 नंबर से 4 नंबर तक पहुंचे में 10 साल लगते हैं करीब करीब, किसी को 8 लगते हैं, किसी को 15 लगते हैं, लेकिन ये जो मैं बताऊंगा पिक्चर की क्या होता है, तो ये तीसरा नंबर वाला जो है वो आपको अलर्ट होना चाहिए कि भाई मुझे अभी 1 साल में 2 बार 3 बार चौथा बार हो गया, तब जाके हमारा रोल आता है। क्या क्या चीजें बढ़ाती है ये लाइफस्टाइल, फिर स्वीट एंड सोडाज जो बाजार में, या फिर एनर्जी ड्रिंक बहुत मिलते हैं, फ्रूट सिरप वाले फ्रुक्टोज वाले सिरप जो मिलते हैं, ये सब यूरिक एसिड प्यूरिन की बॉडी में जो मात्रा तुरंत बढ़ा देता है। तीसरी बात, फास्टिंग हमने लिखा है, डिहाइड्रेशन लिखा है, आज कुछ तकलीफ है वजन कम करना है तो एक 4-5 दिन कुछ खाते ही नहीं है, फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये निमित्त बन जाता है यूरिक एसिड का अटैक लाने में। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए, उपवास इतने नहीं होने चाहिए कि ये आपको अटैक कर दे। डिहाइड्रेशन आपको डायरेक्ट ये हो गया है कुछ कारण से, तो तब भी ये तकलीफ आपको तुरंत बाहर ला देगी। यूरिक एसिड तो हो गया, घुटने में दर्द हो गया, हम दवाई खा ली, ठीक हो गए, लेकिन ये अंदर से खराब करता है। उसकी आप देखो तो हर जगह जुड़ा हुआ है, ये आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, थायराइड की डिजीज है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज है। तो हमारे में सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, डॉक्टर पीयूष देसाई ने बोला होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या रिस्क फैक्टर बन जाता है हार्ट अटैक लाने में या ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, ये सब चीज़ें। तो ये कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक होता है। कैसे करते हैं? तो एक ब्लड टेस्ट होता है यूरिक एसिड का, उसकी मात्रा अपर लेवल लिमिट आपकी 6 मिलीग्राम जिसकी ब्लड में होती है, जैसे कि डायबिटीज में 150 के 200 मिलीग्राम आपको हर बार दिखते हैं, तो ये आपको 6 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाने देना है, प्रोवाइडेड ये आपका जो 3-4 अटैक आ चुके हैं उनको सबको नहीं, जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब ये इसको 6 के नीचे ही रखना है। उसके लिए आपको शुरू में 2-3 महीने बार बार रिपोर्ट करने पड़ेंगे, बाद में तो एक बार कंट्रोल आ गया तो वो दवाई खाते रहनी पड़ती है। आपको क्या करना है? आ गया घर में बैठे हैं, आज संडे है, डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आपको तो करना है जो है, अगर आपको पता है कि मुझे यही बीमारी है, गाउट की बीमारी है, तो ये आपके पास पील होनी चाहिए, नेप्रोक्सिन है जो घर में, वो 1-2 खा लेनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको पता होना चाहिए। आइस पैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जब आप बर्फ का शिकायत करेंगे लूज चोट पर और उसको एलिवेट कर देंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में राहत मिल जाएगी तुरंत ही। और पानी ज़्यादा पीना है, मैंने कहा वैसे हाइड्रेशन रखना है अपने बॉडी में। और इस समय आप मोबाइल करके या फ़ोन करके डॉक्टर को पूछ सकते हैं और क्या करना। मैंने बता दिए कोलचिसिन नाम की दवाई आती है, वो इसमें बहुत काम करती है। सूजन कम करने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं, वो काम करती हैं। अगर वो ऊपर वाली दवाई नहीं ले सकते हैं तो 10-15 दिन के लिए ज़्यादा से वो शांत हो जाता है तब। लेकिन जो आखिरी वाला है कोलचिसिन, जाइलोरिक, फेविस्टोस्टेट, काफ़ी लोग इसमें से कुछ न कुछ ये इसमें से की दवाई लेते होंगे। तो
वो जब दर्द निकलता है तब नहीं लेनी है। आपको यहाँ सूजन आ गई, अंगूठे में सूजन आ गई, ये अक्सर पिछले हम सिखा के इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर को सब सिखाते हैं जनरल में, वो भी यही भूल करते हैं कि भी दर्द आ गया तो पहले वो जाइलोड की दवाई 2-3 खा ली या फिर खा ली, फिर भी नहीं ठीक होता है, क्या करें? क्योंकि वो उस काम के लिए नहीं है ये दवाइयाँ। जाइलोड या फेविस्टेट वो इस काम के लिए है कि वो फर्दर अटैक को प्रिवेंट करना चाहते हैं। जब आज उसका हो गया तो अब वापस नहीं लाना है, उसके लिए वो दवाइयाँ काम करती हैं। उसका मतलब है कि वो दवाई हमेशा लेनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग। अब नहीं करेंगे तो ये हालत हो, हर जोड़ में गठान आ जाएगी, उसमें क्रिस्टल्स जाम हो जाएंगे, हर जोड़ में ऐसा होने ये चांसेस हो गया, सब चीज़ें होती कि शक्यता चांसेस पूरे हैं और काफ़ी पेनफुल होता है लोगों में। फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस आपके लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये ब्लैंकेट जनरल एडवाइस ऐसी नहीं होती है कि दाल खाना बंद कर दो। ये ऐसा नहीं होता है कि भाई चलो ये मैं कल से कोई बंदा खा रहा है तो ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दालें जिसमें आती है प्रोटीन, यूरिक एसिड बढ़ती हैं, लेकिन जो नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, वो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उसमें रेड मीट होता है, जैसे कि भाई ये मीट हो गया, लीवर मीट, वो जो खाते हैं वो उसका सूप पीते हैं या वो कोई अधिक मात्रा में उसका सेवन करते हैं, फिश वाला, साल्मन फिश वो स्पेसिफिक है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। ऑकेजनली आप खा सकते हैं बाकी सब चीज़ें बिल्कुल, जो येलो लाइट जो दिखती है आपको तो उसमें होता है कि कभी ये ग्रीन पीस है, लेंटिल्स है, पल्सिस, मतलब ये कॉलीफ्लावर, ये आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते ऐसा नहीं है। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि भाई थोड़ी कम इसका फैट वाला दूध हो या फिर पनीर है या फिर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज कॉम्प्लेक्स होता है, वो आप खा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस लास्ट वाला ये, मेरी सलाह सिंपल होती है, आप सब खाओ। जो मना कर दिया था वो मना कर दिया, आप सब खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दाल खानी है, मग खाने हैं, अलग खाना है, ये सोयाबीन खाना है या फिर राजमा खाना है, खाओ ना, कोई मना नहीं कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वो हर वैद्य लोग मना ही करते थे आप खा ही नहीं सकते हो, तो बेचारा खाएगा क्या? प्रोटीन नहीं खाएगा, पल्सिस अगर बॉडी में नहीं आप खाएंगे तो वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो खाना है तो ये आपको कटोरी पोर्शन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको आज है तो 3-4 कटोरी खा ली तो ठीक, तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। आप अगर पोर्शन में रखते हैं, अब पानी जैसी दाल हमारी तो गुजराती में होती है कि पानी दाल में क्या होता है, लेकिन वो भी बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दाल, ये पल्सिस, ये सब खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आप तय कीजिए और आराम से एंजॉय करके आपका खाना एंजॉय करें। और आगे चलते हैं, 1-2 चीज़ें यहाँ पे बाकी आखिर में। ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमा, हम लोग जो एक टाइटल देखा शुरू में, वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, तो ये एक बीमारी ऐसी है कि वो हम एसएलई बोलते हैं, गुजराती में ल्यूपस नो आ किया हम लोगों को, तो अब कुछ स्लाइड्स गुजराती में भी है। तो किनको हो सकता है? कम नसीब से ये चीज़ ज़्यादा महिलाओं में ही देखी जाती है। वो हर 10 में से आप लो तो 6-7 महिला होती है, खाली 3 पुरुषों में होती है। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि कुछ कारण से, कुछ संजोगवशात ये लेडीज़ में ज़्यादा होती है, और छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के इसमें ये बीमारी हो सकती है। तो उसमें क्या होता क्या है आपको तो, लेकिन आप बुखार और नहीं भी होता, और दूसरी चीज़ें भी होती है, जैसे कि भाई ये चेहरा लाल हो गया, आपका उनका मुंह खोल के देखे तो वो तो बोले कि मुझे तो चाले होते हैं बार बार मुंह में, और ठीक है मैं बोलिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। अगर उसका हाथ देखा जाए तो ऐसे लाल लाल धब्बे दिखते हैं, कभी कभी हाथ की उंगलियां सफ़ेद या नीली पड़ जाती हैं, उसमें खून, हम बोलते हैं उसका खून सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, और जॉइंट पेन होना है, जैसे थर्मोमीटर देखा कि बुखार आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसको एक गंभीर तो नहीं, लेकिन बता सकता हूँ कि इमीडिएट अटेंशन वाली बीमारी है। आंखें भी पकड़ लेती हैं। उस छुरी की स्लाइड याद करिए कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, मतलब ये जनरल मेडिसिन हो गई, इंटरनल मेडिसिन, जो आप कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या न्यूरोलॉजी या कुछ भी ब्रांच बता दो, ये रोमेटिक डिसीज
उससे इम्यून सिस्टम जुड़ी हुई है, उनकी सारी बीमारियां भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड काफी हद तक है। तो अब ये पता चलने लगा हम लोगों को कि ये सीधे साधा नहीं है, उनको आपको काफी सीरियसली लेना पड़ेगा। बाल चले जाते हैं, ऐसे हाथ हो जाते हैं, मैंने बताया वैसे इसका फर्स्ट टारगेट किडनी होता है। उसमें किडनी में हर जो ट्यूब्यूल्स होती है अंदर की, उसमें सुजन आ जाती है, क्योंकि ये खून की नस से ही होती है, शरीर में हर पार्ट में होती है। तो फिर दिमाग में भी उसकी ब्रेन की जो आर्टरा की नलियाँ होती है, तब वहाँ इफेक्ट करता है, फेफड़ों में करता है, हृदय में करता है। या फिर कोई बोलेगा मुझे मेरा तो खून बढ़ता ही नहीं है, हीमोग्लोबिन में देखो तो 6-7 ही, कभी क्या किया पता नहीं, कभी मेरा प्लेटलेट कम हो गया, मेरा WBC काउंट कम हो गया। तो ये सब ये बीमारी के लक्षण हैं। टेस्ट हम क्या करें या कैसे निदान करें, वो सिर्फ और सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। आप शुरू में आप फिजिशियंस के पास जाइए, उनको कुछ चीज़ बताइए और आपको गाइड कर देंगे। अब तो मैं अकेला नहीं, बहुत है, सूरत में भी 4 लोग हैं, तो कहीं भी संपर्क करके इसको पहले ही आपको कंट्रोल करना है। और एक काफ़ी और ब्लड टेस्ट के अलावा एक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होती है, उसको हम पहचान के पता करते हैं कि इस बीमारी कैसी और किस हद तक है। और उसमें भी एडिशनल रिस्क फैक्टर है कि ये आपकी सनलाइट की वजह से इसको एक्टिवेट करता है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और स्मोकिंग तो हर पूरे जो जितने बोल गए हर में ये रिस्क है। स्मोकिंग तो बंद, तंबाकू बंद करनी ही चाहिए। और कुछ हार्मोन थेरेपी ऐसे उसमें भी ये ज़्यादा होता है। और ये मैंने कहा वैसे आपको धूप से बचना है, नियमित सारवार की जरूरत है, नियमित कंसल्टेशन फॉलोअप की जरूरत होती है। दवाइयाँ बहुत हैं, जिसमें हम मलेरिया में देने वाली दवाई देते हैं कि मैं लिख देता हूँ मलेरिया की दवाई, वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाके दिखाता है, सर मुझे प्रॉब्लम हुई, उनको दे, अरे ये तो मलेरिया की दवाई यूं की खिलाता है, ये बंद कर दो, आपको जरूरत ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है कि हम अब इतना खराब तो नहीं है आजकल, इतना फैमिली डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर को, फिजिशियन को हर बार लेक्चर सेमिनार CME लेके पढ़ा चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन है, ये ल्यूपसॉल है। स्टीरॉयड इसमें हम देते हैं कुछ समय के लिए, फिर बंद कर देते हैं। जैसे कि हम डिसाइड करेंगे अभी ये कंट्रोल में आ गया है तो बंद कर देते हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग मेडिसिन, एक ही ये बीमारी ऐसी होती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको मना नहीं करना है। ऐसी कुछ होता है और भी सारी बीमारी कनेक्टिव टिश्यू में है कि स्टीरॉयड एक लाइफ सेविंग जैसा है, डबल एजेड है। वैसे तो तलवार की 2 धारा होती है, तो एक अच्छा करता है, एक करता है। अगर आप बंदूक आप टेररिस्ट के हाथ में देंगे तो क्या होगा? अगर कोई भी आपको, आप तो लाते हैं पुड़िया, लाते हैं लेकिन लाते हैं, ये पुड़िया दे दी वैद्य जी ने और मैं अच्छा हूँ, तो वो बंदूक की गोली हो जाएगी। तो सही मात्रा में सही समय तक देने वाली स्टीरॉयड की दवाइयाँ बहुत ही काम लगने वाली बीमारी है। आपको बचना है, सनरेज से बचना है, आप चाहे सनस्क्रीन लगा लो या हैट पहन लो या फिर छाता ले लो, बुर्खा पहन लो, कुछ भी करो, लेकिन बचना है। और हेल्दी खाना, एक्सरसाइज वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके पास चाहिए और सीधा रूमेटोलॉजिस्ट के पास चाहिए। उसमें जल्दी इतनी नहीं होती है, ऐसा नहीं कि भाई मुझे कल ही दिखाना है तो मैं इतना खराब हो जाऊँगा। आप अच्छी तरह कंसल्ट करके इसकी समझ ले लीजिए, आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आखिर 2-3 स्लाइड हैं मेरी अभी, उसमें आता है फाइब्रोमियाल्जिया सिंड्रोम। चलो, ये भी एक ऐसा होता है कि लेडीज में ज़्यादा होती है। इसमें क्या दर्द के कुछ पॉइंट्स हैं, हमने ये जो पीछे गर्दन से लेकर ये ऊपर तक या नीचे तक या घुटनों के साइड में या कोने के साइड में ये टेंडर पॉइंट्स होते हैं डिजीज, उनको फटीग सिंड्रोम बोलते हैं कि थक जाते हैं, उनको बुखार तो नहीं आता लेकिन बुखार जैसा लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, नींद नहीं आती है और क्या कहूँ, मुझे बस ठीक नहीं लगता है, मैं तो मर जाना चाहती हूँ। ये सब लक्षण हम सुनते हैं, तो ये फाइब्रोमियाल्जिया होता है। उसमें आप बायोप्सी करके हम निकालते हैं, दिखता कुछ नहीं है,
इस इंटेंस पेन की जो दिमाग से जाने वाली जो ये चीज़ें होती है वो जाके वहाँ पर रिफ्लेक्सेस जो बन जाते हैं वो उसका दर्द है। तो ये सब चीज़ें तो होती कैसे है, इसका रिलेशंस ज़्यादा से ज़्यादा ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ज़्यादा होता है। जैसे कि भी डिप्रेशन हो या फिर स्ट्रेस बहुत रहता है, काम बहुत रहता है, कुछ अपना घर का काम में बहुत बाधाएं आती है, तो लेडीज़ में ज़्यादा होती है। आप बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो कारण ऐसे तो कोई सीधा साधा नहीं है, दवाई लेते हैं तो फायदा हो जाता है। लेकिन ये मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि एक फैमिली मेंबर्स बाकी फैमिली मेंबर्स को ये अगर समझो कि एक बहू में हो गया तो पूरा सपोर्ट करना है, तो इसमें से बाहर आते ही नहीं तो ये चलते ही रहता है। इतना दर्द होता है कि फिर वो नींद वाली गोलियाँ, कोई प्री गैबालिन, गैबालिन ऐसी दवाएं, डुलोक्सेटिन जैसे नाम आपको कहीं ने सुना होगा, वो देनी पड़ती है। अब शुरुआत कैसे होती है कि भाई ये अब चलो थोड़ा ह्यूमर में ले लें, उसको अलग से बताऊंगा मैं 2 मिनट अभी कि ये अब घर में 4, 5, 6 मेंबर है, 2 बहुएं हैं, और व्यापार धंधा बहुत बड़ा है, पुरुष लोगों को जाना पड़ता है और घर में बहुत सारा काम रहता है, कुछ बच्चे आते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है और आता है अपना मार्केट से। तो ये मैं अपने खुद को पेशेंट को ही बताता हूँ, 10 बजे आता है, खाना खाए, 10-11 बजे आ गया तो फिर फोन पे लगे, लुधियाना बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, माँ का क्या हुआ। तो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स। सुबह उठते हैं बेचारे तो 6 बजे उठना पड़ता है, बच्चों को तो खड़ा करके तैयार करके स्कूल भेजना होता है, उसको सारे दिन बाहर का काम करना पड़ता है। तो ये दे आर ऑलवेज इन द स्ट्रेस, और स्ट्रेस इसकी मूल कारण होती है कि ये आपको फैमिली मेंबर्स को साथ में मिलकर देखना होगा कि भाई ये इसको कैसा है, इसको कम करें और बाद में इसकी ट्रीटमेंट का हम आपको दे सकते हैं। तो बस ये मेरा ये मैसेज है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, धंधा पानी का जो टाइमिंग्स है वो आपको कम करते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करें। लाइफस्टाइल चेंज में टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली चिल्ड्रन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। पिछले साल गए थे हम फिनलैंड, तो वहाँ से वो ओरियाला बॉडीज नॉर्दर्न लाइट्स है, वो तक पिक्चर हमने कैच किया था सितंबर में, तो उसी की एक तस्वीर है। एक इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई ये टेक होम में है, लेकिन अगर आपके पास सवाल जो है वो सवाल आप हमें बताए तो उसमें ही मैसेज दे दूँगा। हाँ करेंगे। मेरा डॉक्टर मृदुला बहन से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही विशेष रिक्वेस्ट पे आई हैं, सी स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, कि अभी एक फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लोगों में हम लोग देखते हैं और उसका प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इतनी बीमारी में भी इतना खर्चा आ जाता है, फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी अफेक्ट होते हैं क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसका कंट्रोल करना, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेना, कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और रेड अलर्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट गलत मलम लगा के आते हैं। तो मैं खाली यही बताना चाहती हूँ कि आप सर्टन जो मलम कभी कभी फैमिली डॉक्टर भी दे देते हैं, ज़्यादातर केमिस्ट के पास से जाके ले आते हैं कि भाई मुझे बीमारी आप दवाई दे दो, तो उसमें वो लोग गलत दे देते हैं। उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन का प्रमाण पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतना इन्फेक्शस नहीं था, पर अभी काफ़ी लोगों को मतलब फैमिली में भी दूसरों को इन्फेक्शन लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इतनी अच्छी मात्रा में आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो मैं थोड़ा इतना मैसेज कन्वे कर दूं तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से वो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये जहाँ बॉडी में थोड़ा बहुत ही गीला एरिया रहता है वहाँ जल्दी देखने को मिलता है। सिंपल कैसे एक्सप्लेन मैं करूँ, जैसे हमने 2 रोटी रखी हो, एक भीगी और सूखी, और वो अगर 1-2 दिन रहे तो भीगी रोटी में जैसे फूंक जल्दी आ जाती है, वैसे चमड़ी के जो हिस्सों में थोड़ा बहुत भी गीलापन ज़्यादा रहता है, जैसे अंडरआर्म्स है, ब्रेस्ट के नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया है, पीछे वो जो थापा बोलते हैं वो एरिया है, वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका देखने में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक रिंग फॉर्मेशन जैसा होता है,
और कभी कभी अभी जो गलत दवाई लगाते हैं उसकी वजह से काफ़ी अलग अलग तरह से दिखता है, कभी हमको भी कंफ्यूज कर देता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि एक्जिमा है। तो उसी टाइम हम लोग कभी फंगस की तरह ट्रीट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जब गलत मलम लगाते हैं तो ऐसे एक के अंदर एक रिंग ज़्यादा देखने को मिलती है और कवर्ड एरिया में ज़्यादा होता है, पर अभी अभी जैसे पाम्स है, फिंगर्स है, जो फीमेल ज़्यादातर पानी वगैरह में काम करती है, उसको नेल इन्वॉल्वमेंट, हाथ का इन्वॉल्वमेंट, फीट का इन्वॉल्वमेंट, जो कंटिन्यूस सॉक्स यूज करते हैं उनको ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपको इस सब एरिया को ड्राई रखना है, जब टाइम मिले सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है वो कैसे दिखता है। ये बॉर्डर आपको दिखेगी काफ़ी, अभी ये साइड जो है बीच में थोड़ा क्लियर दिखता है, फिर भी बॉर्डर दिखती है, ज़्यादातर जो गलत मलम लगाते हैं उससे होती है। ये भी अलग प्रेजेंटेशन है कैसे दिखता है। अभी जो आपको एक मलम का एक फोटोग्राफ दिखाया गया हो एक कवर का, तो अगर आपको शायद दिखेगा नहीं, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप इतने आ जाते। अभी मुमकिन भाई ने आपको बताया कि स्टीरॉयड वो डबलधारी तलवार जैसा है, वो काफ़ी अच्छा भी करता है वहाँ सही जगह सही मात्रा में यूज करो तो, पर अगर गलत जगह आपने यूज किया तो वो गड़बड़ भी कर देता है। तो सेम चीज इधर होती है। अभी काफी लोग एक कॉम्बिनेशन वाले मतलब जिसमें 2-3 दवाइयां मिक्स आती है, वो प्योर एंटीफंगल मलम नहीं होता है। प्योर एंटीफंगल मलम सिर्फ एंटीफंगल दवाइयां होती, वो इसमें फायदा करती है। पर जब आप स्टीरॉइड, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल वगैरह कॉम्बिनेशन वाला मलम लगा के ज्यादातर पेशेंट आते हैं, तो उसमें इनिशियल फायदा तो बहुत अच्छा मिलता है। आपको लगता है मिरेकल कैसा होगा, तुरंत ही जैसे सर्टेन जॉइंट पेन में भी अगर आप स्टीरॉइड यूज करो तो तुरंत पेन चला जाता है, वैसे इधर भी एकदम डिसअपियर हो जाता है। पर फिर जब वापिस आता है तो काफी ज्यादा भी हो जाता है, बॉडी में दूसरी जगह भी बढ़ जाता है, और फिर रिकरेंस इतना होता है कि फिर उनको भी कंट्रोल करने में मुश्किल पड़ती है। पहले हम लोग जब ट्रीट करते थे तो 15 दिन में वो करीब ठीक हो जाता था, हम लोग इंसिस्ट भी नहीं करते थे कि आप फॉलोअप में आ रहा हो। पर अभी तो कभी 1.5-2 महीना दवाई करने के बाद भी, काफ़ी सारा खर्चा करने के बाद भी, काफ़ी महंगी दवाई या साइड इफेक्ट वाली दवाई देने के बाद भी कभी रिकरेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप लोगों को प्योर फंगल इन्फेक्शन में ऐसे कॉम्बिनेशन वाले मलम कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं याद रहे तो इतना याद रखो कि जिसमें कंटेंट में एक से अगर ज़्यादा मलम है, वैसे कोई भी मलम आप फंगल इन्फेक्शन में यूज नहीं करने का। अगर फंगल नहीं ख्याल आए तो कोई भी बॉडी फोर्स में यूज नहीं करने का, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें जो एक दवाई है, पहली दवाई क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट, वो काफ़ी हाई पोटेंसी वाला स्टीरॉयड है, तो उसकी वजह से अगर आप जहाँ लगाएंगे, अगर क्वांटिटी आपने ज़्यादा यूज़ की तो कलर भी थोड़ा लाइट हो जाता है, मतलब वाइट जैसा हो जाता है, और कभी कभी स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आप समझते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जैसे लाइनिंग बनती है, वैसे जहाँ आपने लगाया वहाँ भी बन सकती है, और इसकी वजह से फंगस की इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले आपके ही बॉडी में दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो सकती है, सेम साबुन, टॉवेल, नैपकिन से, या फैमिली में दूसरे मेंबर को वही चीज़ से लग सकती है। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने सोचा कि आपकी मैं 2 मिनट ले लूँ और आपको ये बता दूँ। और शुगर वालों को बहुत जल्दी वापस हो जाता है, इसको उनको शुगर में कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, आपको मुझे इतना टाइम दिया। रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से क्वेश्चंस, 15 मिनट का सेशन है, क्वालिटी क्वेश्चन पूछें, पब्लिक के लिए पूछें, पर्सनल नहीं पूछें। एक और निवेदन है, हमारा प्रोग्राम समय से स्टार्ट हो जाता है, समय पर वाइंड अप होता है, तो आप लोग समय से पधारें, और जो लेट हो जाए फिर भी पधारें, पीछे बैठे, आगे डिस्टर्ब नहीं करें, आना तो फिर भी है। लाइट सर्वप्रथम तो सर आपको धन्यवाद, आपने भ्रांति दूर कर दी, तो लोग हड्डियों के दर्द के लिए पहले से ऑटोमेटिक के पास चले जाते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चों को जो रेमेटिक पहले होती थी, तो वो सर हम पहले लोग बोलते थे पेडिट्रिक के बच्चों के घर चले जाओ, बच्चों में, तो क्या आपके पास आना चाहिए क्या सर? मैंने आपको सुना होगा तो बताया कि जो रूमेटिक फीवर जो होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटिक फीवर, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों में जोड़ की तकलीफें तो होती ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा दिखाई जाती है रूमेटिक फीवर।
और इसमें काफी और चीजें भी होती हैं, जैसे बुखार होता है, चमड़ी की रैश होती है, तो बोलो दिखाओ साथ में उसकी एक कॉम्प्लिकेशन ऐसे खराब है कि वो हृदय के वाल के ऊपर जाके बैठ जाता है और वाल खराब कर देता है, और काफी बार उसकी ऑपरेशन करके वापस रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी होती है। ये आपको पहले तो बच्चों के डॉक्टर के पास ही जाना है। ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन जब होती है तब वो बच्चे के डॉक्टर अगर पीडियाट्रिशियन बोले तब हमारे पास आना है। हमारे पास इसके अलावा कोई विशेष कोई क्योर करने वाली दवाइयाँ नहीं है। तो और काफी हद तक वो अभी दिखने में नहीं आता है, कम हो गई है पहले, बहुत कम हो गई पहले से। सर मैं दूसरा बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे यूरिक एसिड के बारे में बताया, ये फॉलिक एसिड भी सर उससे सिमिलर चीज है क्या? वो भी टेस्ट करवानी चाहिए, दर्द है या आपके शरीर में दर्द है? फॉलिक एसिड एक विटामिन है जिसको गठिया होता है, जिसको हम साइक्लोप्रोपेन नाम की दवाई देते हैं, उनको फॉलिक एसिड देते ही देते हैं क्योंकि वो कॉम्पीट करता है दोनों एक चीज है, और उसकी साइड इफेक्ट्स जो होती है लिथोफ्रैक्चर की वो कम कर देता है और न्यूट्रल कर देता है। फॉलिक एसिड अलग चीज है, उसमें गठिया में फॉलिक एसिड की टेस्ट कुछ होती नहीं है, फॉलिक एसिड कराना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, चीनी को जवानों को भी हो जाता है, उम्रदारों को भी होता है, तो सर पहले आप लोगों से पहले मिलना चाहिए, फिर ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए? ये पहले आपके फैमिली डॉक्टर और फिजिशियन से मिलिए। हम काफी उनके साथ सीएमई कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो उनका भी काफी जानकारी होती है कि इनके पास भेजना है। आप समझो कि आपको शोल्डर की पेन है, जो फ्रोजन शोल्डर होते हैं, डायबिटीज वाले होते हैं, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये काफी सादा एक से ज्यादा 2 या 4 जोड़ों में दर्द के साथ सूजन आने लगती है, तब ये हमारा काम है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बो लेग्स की जिनकी प्रॉब्लम है, इज दैट रूमेटिक प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन। बो लेग्स की जिनकी प्रॉब्लम है, जिनके बो स्टाइल में पैर, फर्स्ट प्रॉब्लम बड़ों में भी ग्रेजुअल इनिशियल फेज में जल्दी से नहीं आती समझ में कई बार, पर जैसे जैसे एक एजिंग होती है तो उनके बो लेग्स के कारण वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ रूमेटिक प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन एक ये है। एंड सेकेंडली, जैसे आपने गाउट का कहा यूरिक एसिड के लिए, यूजुअली यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है, पर फिर भी फैमिलीज में सब में स्वेलिंग दिखती है और पेन रहता है, तो ये 2 चीज़ें फिर तो पहला सवाल जो है वो बो लेग्स जिनके ऐसे घुटने के यहाँ से मिल जाते हैं, वो उससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं होते हैं। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस संधिवात गठियावात बहुत बढ़ जाता है, तब जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी करता है। 40-50 की उम्र में अगर लंबी चलने वाली 10 साल वाली गठिया वाली बीमारी में घुटने भी पकड़ते हैं, उसकी कार्टिलेज भी खराब हो जाती है, उनके वो ऐसे मुड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वो एक चीजें होती है। दूसरा, सारी बॉडी में कुछ भी नहीं है फिर भी ये हो रहा है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो गद्दी घिस जाती है, वो डिजेनरेटिव है, वो वेयर एंड टियर ऑफ द जॉइंट है, जहाँ पर ये जो मैंने कुशन वाली बात की उस पर फर्स्ट इफेक्ट होता है, वो जाके ये मुड़ जाते हैं, उससे बाकी कोई दूसरा संबंध नहीं है। और आपने बोला गाउट, यूरिक एसिड नॉर्मल आता है रिपोर्ट्स में। यूरिक एसिड ये हम डिसाइड करते हैं कि ये गाउट वाली बहुत पेचीदा है, सिंपल है, बहुत सालों से हमारे साथ रह चुका है गाउट की बीमारियां, लेकिन अभी तक उसकी सही समझ नहीं होती है कि हर एक जरूरी नहीं होता है कि गाउट का अटैक हो, आपका यूरिक एसिड बढ़ा ही हो। आप कुछ कारण सर कोई पेन किलर ज़्यादा ले चुके हैं तो यूरिक एसिड कम हो जाता है, इसका मतलब नहीं है कि ये गाउट की बीमारी नहीं है। ये भी सही है कि अगर आप गाउट का अटैक है, और जैसे मैंने मना किया कि अटैक एक्यूट जब होता है तब वो आपकी जाइलोरिक वाली दवाई फेबिक्सोस्टैट, जो फेबिक्सोब आजकल जो नई दवाई है, वो अगर ज़्यादा दे रहे हैं तभी यूरिक एसिड कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाउट नहीं है। नॉर्मल यूरिक एसिड डज नॉट मीन भाई आप दिमाग निकाल डालोगे कि ये गाउट नहीं है। ये स्पेशलिस्ट के पास जाके ही उसका निदान करा के पता करना है कि आपको ये है या और कोई दूसरी चीज है। वैसा भी आजकल वेट रिड्यूस करने के लिए हर्बल एक न्यूट्रिशन आते हैं, तो ये अपने को यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
काफी एडवाइस करते हैं कि भाई इससे आपका मेरी एडवाइस तो एक ही रहेगी कि अपने पास जो पहले चीज़ है वो इसी को इस्तेमाल करें। जैसे कि भी आपको वजन कम करना है तो करना है, आपको खाने में पहले देख लो या एक्सरसाइज ज़्यादा कर लो। हर्बल वाले जो आते हैं, मुझे जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है क्या यूज़ करते हैं, लेकिन एक पता है मुझे, वो खाने के बाद कम तो होता है लेकिन वापस वही नहीं हो जाते, बढ़ी जाता है। साइड इफेक्ट्स वगैरह साइड इफेक्ट्स होती है ये एक ज्ञान का सवाल है। ये एक प्रॉब्लम हमारे पास, हमारे यहाँ ये भी है कि इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है कुछ पता करने के लिए कि ये फलानी पाउडर खा लिया, ये हर्बल है, चल गोली खा ली, ये हिमालय वाली है या न्यूजीलैंड से आई है या फिर जाती है। काफ़ी कुछ फिजियोथेरापिस्ट हमारे दोस्त कभी एडवाइस भी कर देते हैं कि ये खाओ, कोई साइंटिफिक बेसिस अब तक नहीं है। मोस्टली बाहर से ही आती है ज़्यादातर जी, मोस्टली इम्पोर्टेड ही होती है, मोस्टली इम्पोर्टेड ही होती है और बहुत महंगी होती है। जिससे तो ज़्यादा ये है कि अपना खाना आधा कम करो तो पैसे भी बच जाएंगे। हो सकता है इसमें स्टीरॉइड्स यूज करते होंगे पॉसिबल। ये दूसरी बात, हर वो जैसे कि आपके पान तम्बाकू वाली जो पुड़िया मिलती है बाजार में वही मिलती है। बिलीमोरा चले जाओ, बड़ौदा की लेकर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, कहीं गली के नाच में चले, वो सब पाउडर वाली पुड़िया सब जगह मिलती है प्लास्टिक में डाल के। वो स्टीरॉइड के हमारी जो गोलियाँ आती है उसको पीस के अपना कुछ डाल के आपको खिलाते हैं। आपको ये भी पता नहीं चलता है मैं 5 मिलीग्राम खा रहा हूँ या 20 मिलीग्राम खा रहा हूँ। जनरल एडवाइस ये और पैक में आती है, समझिए आपको ऑथेंटिक लगेगा कि भाई ये तो पैकिंग है, इसमें क्या तो आपके खुद, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आयुर्वेद या होम्योपैथ के खिलाफ, लेकिन ये क्वालिफाइड ऑथेंटिक जैसे बिल्कुल उनको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रही है वो लोग नहीं करते हैं। ये ऐसे ही किसी ने फलाना बोल दिया बाजू वाले बंदे, मतलब बहुत ठीक चलती है भागती है, वो मंगवा लेते हैं। बॉम्बे से आती है, बॉम्बे से आई तो बहुत बढ़िया होगी। तो प्लीज ये डोंट एडिट। आप देखते तो है ना, देखो देखते हैं मैं क्या खा रहा हूँ क्या देख रहा हूँ, आप फिर कैसे खाते हैं? नहीं लेवल में तो उनको बात की आती है सब पे वो अच्छे होते हैं, होते मार्केटिंग। जी ओके थैंक यू सर नमस्कार। किसी बच्चे को 10 साल की उम्र में रिमेटिक हो गया है, उसको पेनिडियोर इंजेक्शन लगे हैं, उसका साइड इफेक्ट आगे होता है क्या, या आगे क्या तकलीफ होगी, इसके लिए मुझे जरा जानकारी दीजिए। धन्यवाद। अगर बच्चे को रोमेटिक फीवर है और उसको बाल की इफेक्ट भी हो चुकी होती है तो पेनिसिलिन की इंजेक्शन लगते हैं और काफ़ी वो 25 साल की उम्र तक लगते रहते हैं हर महीने में। पेनिसिलिन की अगर एक बार आपने ले लिया है, उसकी कोई काफ़ी इंजेक्शन लेने का कोई अगर आपको साइड इफेक्ट बच्चे में नहीं होती है तो ज़्यादातर वो दूसरी और कोई नुकसान करता नहीं है। पेनिसिलिन ऐसी वैसे सेफ है, लेकिन पहले 2-3 इंजेक्शन के लिए हम हमेशा आपको टेस्टिंग करनी होगी। वो छोटा सा मात्रा लेके वो स्किन नीचे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई इससे रिएक्शन आती है कि नहीं आती है। बाकी अगर जिसको आती है बहुत खराब आती है, कभी कभी जानलेवा भी होती है, ऐसे होता है। तो ये सब बातें ये अच्छी जगह आपके माने हुए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ये सब चीज़ें करानी चाहिए, ऐसे ही कहीं भी जाके नहीं देना चाहिए। इसका 40 साल के बाद कोई साइड इफेक्ट है? नहीं साइड इफेक्ट नहीं है। जी ठीक। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो जोड़ों के दर्द में बोलते हैं ठंडे पानी फ्रिज के पानी से या एसी में सोने से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? अगर ऑटोइम्यून डिजीज है किसी को, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे भी जैसे है, उनको सीजन के हिसाब से उनको तकलीफ ज़्यादा कम होती जाती है। जैसे कि होते गर्मी में तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मई महीना आता है मेरा जो दर्द बहुत बढ़ जाता है, हकीकत में बढ़ जाता है बहुत, उसमें ह्यूमिडिटी एक पार्ट है, जैसे कि नमी बन जाती है, हवामान में वेग बढ़ जाता है, तब ये स्टिफ होने लगता है। और दूसरा एसी आपने बताया, एसी की डायरेक्ट फ्लो लगती है तब उसमें काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं। बाकी ठंडा पानी पीने से कहते हैं के साथ खड़े होकर ठंडा पानी पीने से जोड़ों में या घुटनों में दर्द होता है? नहीं, एक कहावत थोड़ी मान्यता होगी, तो मान्यता तो बहुत है, बहुत सारी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये बढ़ जाता है, वो बात अलग है, वो नमी की वजह से, या फिर कभी कभी किसी को विंटर में ज्यादा हो जाता है। Good morning, sir. Deshi Prashant. Sir, I want to ask that is there a connection between autoimmune diseases and infection? Yes and no. Why yes? Because autoimmune disease can get triggered. It's not the direct cause and effect. If there is an infection, and then straight away autoimmune हो गया, ऐसा नहीं होता है. It's not. It doesn't happen that way. But then the bacteria or virus at some point of time, those who are genetically predisposed, उनमें trigger करता है. And then the chain of वो reactions होता है जो trigger दिखाई, वो उसमें ज़्यादा तब जाके बैठ जाके वो बढ़ जाता है, तब बाहर दिखता है. तो ये डायरेक्ट नहीं है, इन्फेक्शन हुआ और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इससे होना तो प्रोसेस होता है, मतलब इसमें ट्रिगर बनता है, ऐसा होता है. जैसे कि आपने एड्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में सुना होगा कि भाई किसी के ब्लड की टेस्ट कराई और ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बी पॉजिटिव आ गया और इसमें एड्स की जानकारी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बैठ गया या एड्स की बीमारी जो HIV की टेस्टिंग हुई पॉजिटिव, तो आपको बीमारी हो गई. यू में भी एक कैरियर आपके बॉडी में वो रहेगा. किस वजह से वो ट्रांसफॉर्म होता है बॉडी में, उसके सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो जाके बीमारी बनती है. जैसे कि अब मुझे एड्स हो गया या हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो गई, तो ये कुछ ऐसा ही है. आपके बॉडी में ये पॉजिटिव एंटीबॉडी पॉजिटिव रहते हैं, नॉर्मल में भी रहते हैं, लेकिन हर एक को बीमारी नहीं होती. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट जो RA होती हैं, किसी में पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बीमारी होने वाली या हो गई तो टेस्ट पे मत चले. इट हैज टू बी, ये हम बता दें कि ये स्पेशलिस्ट के पास उनकी जानकारी लेने के बाद उनको डायग्नोस करने के बाद हम भी कभी डिजार्व पड़ जाते हैं कि है कि भाई नहीं है, तो भी बाई टाइम. इसका मतलब है हम जानना चाहेंगे कि 2 महीने में 3 महीने में आपका क्या होगा. तब तक हम दवाई नहीं देंगे कोई स्पेसिफिक, हम बैठे रहेंगे, देखेंगे आप आ जाओ वापस, तब फाइनल करते हैं कि भाई ये पक्की बीमारी है. Sir, I have one more question. Why rheumatoid arthritis is more in females? Unfortunately, yes. पता नहीं, probably some hormone changes, लेकिन ये विदित है, ये कंफर्म है कि ये 5 पेशेंट है, 4 में से लेडीज होगी, 1 भी मेल होगा. जैसे कि उल्टा है, उसमें ऑन्कोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस जो बताया उसमें लड़के में ज़्यादा होता है. 8 पकड़ लो, 2 लेडीज होती है उसमें. सर, मेरे हस्बैंड को 8 साल की एज में रूमेटिक फीवर, रूमेटिक अटैक आया था और 15-20 साल वो इंजेक्शन लिए, 15 साल तक. और अभी वो पैंटिट्स, अभी वो ठीक है, लेकिन फिर भी तब से वो पैंटिट्स ले ही रहे हैं, वो बंद नहीं कर रहे. अभी मेरे साथ है, लेकिन वो क्वेश्चन करना नहीं चाहते क्योंकि वो बंद करना नहीं चाहते. तो ये पैंटिट्स अभी तक पैंटिट्स 100 पावर की है, तो वो कंटिन्यू ऐसा नहीं, आप उल्टा सोचिए. इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि बीमारी आपके शरीर में एक्टिव है कि नहीं. मतलब उसको जो टेस्ट करते हैं, कार्डियोग्राम लेते हैं या इकोकार्डियोग्राम करते हैं, अगर वाल्स में इफेक्ट है कि नहीं है. अगर ये कंफर्म होना चाहिए. ये बहुत ही एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो रूमेटिक फीवर है, आपके पहले डायग्नोस हमको पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आप पहले मुझे लगता है फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, ये कंफर्म करवाइए कि जरूरत है कि नहीं. तो खाने प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये प्रोफाइलेक्टिक दवाई है, आप लेते रहें तो नुकसान नहीं है. लेकिन 40 साल के बाद क्यों ऐसा, तब तक लेने की जरूरत नहीं होगी. डॉक्टर, जोड़ों में जलन क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? आर्थराइटिस में ऐसे कोई लक्षण जलन वाले नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो एडवांस होता है, वो जोड़ की इर्द गिर्द की नर्व्स, जो खून की नसें हैं वो अलग, चेता नर्व्स है, वो थोड़ी पकड़ लेती है, तब उसकी सेंसेशन आती है कि मुझे जलन भी है. एक पैरों में, फीट में काफ़ी लोग बताते हैं कि मुझे जलन बहुत हो रही है. तो वो
जॉइंट्स के रिलेटेड नहीं है, लेकिन बीमारी बढ़ती है तो उसकी नर्व्स पकड़ ले तो ये सेंसेशन जरूर आती है कि ये जलन होने लगती है, और उसकी ट्रीटमेंट में कुछ एडिशनल दवाइयाँ हम देते हैं, प्रीगैबेन वगैरह, उसको राहत रहे, वो चला नहीं जाता है। ये डॉक्टर अफसर तो चले गए, लेकिन ये सारी बीमारियों में नर्व्स भी बहुत पकड़ती, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देती है, आपके दोनों पंजे ये सब बेकार कर देते हैं, इतनी मात्रा में आपको जलन, टिंगलिंग, झुंझुनाहट बहुत होती है, वो सिर्फ चीज़ अलग है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं कोई भी एलोपैथिक दवा देते हैं तो पहले मैं गूगल पे इसकी साइड इफेक्ट देख लेता हूँ, और किडनी और लीवर पे जो साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं वो दवा लेना मैं बंद कर देता हूँ, और ऐसा ही मेरा अच्छा रहता है। तो गूगल पे मेन सवाल है कि जो गूगल पे साइड इफेक्ट दिखाते हैं वो साइंटिफिक है? बहुत बढ़िया। गूगल बाबा आज घर के हावी है, जानकारी जैसे आप सेमिनार करते हैं तो जानकारी नहीं करते हैं तो गूगल सबसे बढ़िया चीज़ है, वो दबा दिया, बोल दिया, तो फिर आपको कल कुछ सिर दुखेगा तो पैरासीटामोल भी नहीं खाएंगे, आप पैरासीटामोल जाके गूगल पूछिए क्या साइड इफेक्ट है, तो वो भी नहीं खाएंगे, कोई भी दवाई, और अब पकौड़े खा ले तो उसकी भी साइड इफेक्ट है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जानकारी जरूर है, डिसीजन आप लोग प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके, अब ये नहीं करना कि मुझे कल ही मुझे दिलाना, ऐसा मत करना प्लीज। प्रॉपर मतलब होता है आपके हर फिजिशियन प्रॉपर है, वो आपको बताइए क्या चीज़ होती है ये, और गूगल का सहारा ले। गूगल में सारी चीज़ें बहुत इतनी लंबी लिस्ट आउट करते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीमारी है। अब मुझे तो ठीक है, एक उंगली में तकलीफ हुई है, मेरे पास आए, मैं दवाई लिख दिया, वो ठीक हो जाने वाला मालूम है, लेकिन वो देखेगा कि मैं तो वो ऐसे मेरे टेढ़े हो जाएंगे, मैं तो अभी चल ही नहीं पाऊंगी। 30 साल की 40 साल की मेरे कोई बता देगा, ये गूगल में देख के आता है, और स्टेरॉइड तो मैं नहीं कभी नहीं लूंगी, मैं कभी लेने वाला नहीं हूँ, ये दवाई मैं कभी लेने वाला, आपको मैं ऐसे ठीक करूँ, कैसे ठीक करूँ? तो जानकारी ले, लेकिन सब सवाल वही डॉक्टर से पूछिए कि ये कितना जरूरी है, आप उस पर विजिट रखें। बताया कि ये दवाई की इंस्ट्रूमेंट जब दे रहे हैं तो आपको हर महीने में एक लिवर की टेस्ट या ब्लड की टेस्ट करनी होती है, फिर मैं देखूंगा 3 महीने के बाद कि सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं 2 महीने से करूँ, 3 महीने से करूँ, तो वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसका मतलब है इससे जॉइंट एफर्ट, मेरा तो सिंबल ही है कि जॉइंट एफर्ट मेरा और आपका बना रहना चाहिए, तभी जाके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो पक्का है। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजी दवाइयों में घंटे का इलाज है? अंग्रेजी दवाइयों में घंटे का इलाज है? जो मैंने लिस्ट आउट करी है, मैंने जो कहा है अभी तक में, जो अंग्रेजी दवाइयाँ ही है, मुझे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की जानकारी बिल्कुल नहीं है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। जो हमने दवाइयाँ जो 3-4 जगह में बताई है वो अंग्रेजी दवाइयाँ ही है, और उसी से हम इलाज करते हैं, उसी से हम कंट्रोल करते हैं। वो हमको मालूम है कि दुनिया, ये मेरा यहाँ का नहीं है, दुनिया के लाखों में संशोधन हुए हुई दवाई की ही हम यूज करते हैं, जो सारी दुनिया में चलता है। मैंने डॉक्टर राउत से जयपुर से दवाई लेके पूछा था, बोला इसका कोई इलाज नहीं है। वो आप दवाई लेके सेमिनार है, जानकारी के लिए भाई ये दवा इलाज है, गठिया है, गाउट है, कनेक्टिव डिजीज है, ऐसे भी ये सबका इलाज है। सिर्फ बात उतनी है, आपको समझकर आना है। स्टार्टिंग में मैंने पूछा था भी इसका कोई इलाज है नहीं, बोला खानदानी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप ट्रीटमेंट लेते रहो, आपका चलता रहेगा। वो उतने अपडेट नहीं होंगे, ये सेमिनार पूरा सुनो करो, आइए तो आपको आगे हो जाएगी। ऐसा होता है कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इवन मेडिकल प्रैक्टिस में भी जो जनरल प्रैक्टिस वाले होते हैं, ये या वैद्य में से डॉक्टर हो जाते हैं या कोई यूनानी में से हो जाते हैं, वो हमारी सब एंटीबायोटिक सब दवाई लिखते भी हैं, सब गलत है। आपको पहचानना है आपका डॉक्टर कौन है और क्या डिग्री है, वो सही दे रहा है। और ऐसे बता देंगे भाई इसमें कुछ नहीं है, आप बस जाओ ये दवाई खाते हो, वो तो बात बराबर है,
सर आपको एक बात तो ट्यूब रेड आता है जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों का, इसके इलाज के लिए ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आयुर्वेदिक का उनको डॉक्टर साहब को जानकारी नहीं हुआ। मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा। आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए, अगर ठीक नहीं होता है तो बताइए, लेकिन फिर से उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है वो पहले पता कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी आयुर्वेदिक दवाई में भस्मा, जो मर्क्यूरी, जो लेड, उसकी मेरे दोस्त लोग जो हेमेटोलॉजिस्ट के पास खून कम रहता है उसके बहुत लोग आते हैं और वो खाते रहते हैं, कभी मेरे के पास जाते नहीं है, कोई अपने पास मंगवा लेते हैं वो खाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत सरल शब्दों में आपने बताया। डॉक्टर नजीमा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाइयों बहनों के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कृपया पीछे नोट करा देने। हमारा नेक्स्ट सेमिनार 29वां सेमिनार 13 अक्टूबर को संडे आज ही के दिन रहेगा, नोट कर ले में। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।